अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहिद हुसैन और इकरा जुनेजो मेरे साथ मौजूद हैं आज और फ़याद रामी एडवोकेट साहब और फैसल शेख साहब भी कुछ देर में इंशाल्लाह जॉइन करेंगे। आज हम बात करेंगे सीमा हैदर का। मैंने एक इंडियन चैनल के ऊपर इंटरव्यू देखा जिसमें वो तो ना सिर्फ़ पाकिस्तानियों को के ऊपर जिस तरह संगीन इल्ज़ाम लगाती है कि एक तो ये है कि जो पाकिस्तानी है उनकी रोज़ी-रोटी उसके इंटरव्यूज़ उसकी तस्वीरें लगा-लगा के चल रही हैं। बाकी उसने जो प्यार मोहब्बत किया है बिल्कुल उसको जायज़ था, उसका हक था और वो सारे कानूनी तौर पर कर सकती थी। दूसरा ये है कि गुलाम हैदर के ऊपर भी मज़ीद उसने कुछ इल्ज़ामात आयद किए हैं कि गुलाम हैदर उसको पाकिस्तान वापस इसलिए लाना चाहता है क्योंकि वो अपने आप को बावर कराना चाहता है पूरी दुनिया में कि एक तो बलोच था, गैरतमंद था और वो गैरतमंद होने के नाते जो है वो अपनी बीवी को यहाँ पाकिस्तान लाने में कामयाब हो गया है। लेकिन उसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ़ ये है कि पाकिस्तान लाने के बाद मुझे मार दिया जाएगा। निकाह के ऊपर भी उसने कुछ बातें की हैं जिसमें उसका ये कहना है कि निकाह जो है उसका जो अब सर्टिफ़िकेट जारी किया गया है वो मनगढ़ंत है, झूठा है। निकाह चूँकि वर्बली होता था जहाँ जिस जगह वो रहते थे, ये जो सर्टिफ़िकेट है ये मानते नहीं है। और उसके साथ-साथ और भी बड़ी खौफ़नाक संगीन बातें की हैं। तो हम इकरा बहन से भी जानते हैं कि निकाह की क्या हैसियत होती है। क्या नादरा जो है वो सर्टिफ़िकेट निकाह रजिस्ट्रेशन से पहले जारी करता है या निकाह की रजिस्ट्रेशन ना हुई हो और नादरा वैसे जब भी कोई चाहे क्या उसको सर्टिफ़िकेट जारी करता है या नहीं? तो इकरा बहन आपका बहुत शुक्रिया आपने कीमती वक़्त दिया। रामी साहब और इंशाल्लाह फैसल भाई आएँगे, कुछ और कानूनी बातें भी उनसे करेंगे। सबसे पहले जो बड़ा संगीन इल्ज़ाम उसने ऐड किया है कि नादरा ने जो सर्टिफ़िकेट जारी किया है वो अ, अब का है, इससे पहले उनका निकाह रजिस्टर्ड ही नहीं था। तो उनका ये भी कहना है कि जो निकाह रजिस्टर्ड चूँकि ज़बानी होता था, रजिस्टर्ड ना भी हो, तो नादरा की तरफ से जो है वो सर्टिफ़िकेट जारी कर दिया जाता है। क्या नादरा के पास कुछ इस तरह की अथॉरिटी है कि निकाह रजिस्टर्ड ना हो और उसके बाद फिर वो सर्टिफ़िकेट जारी कर दिया जाए? तो शायद भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। निकाह आपको पता है जब होता है तो वो निकाह रजिस्ट्रार या जो निकाह पढ़वाने वाले मौलवी साहब होते हैं जो गवर्नमेंट के लाइसेंस याफ्ता होते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो यूनियन काउंसिल में रजिस्टर्ड करवाते हैं और उसके बाद एक कॉपी अपने पास रखते हैं, एक यूनियन काउंसिल में जमा होती है और एक आप जो दूल्हा-दुल्हन है उनको दे दी जाती है। तो ये तो चीज़ उनकी बात बिल्कुल फ़िज़ूल है और इन्होंने तो की भी कोर्ट मैरिज है। तो ऐसा कैसे हुँ। हो सकता है कि कोर्ट में वर्बल वो निकाह हो गया और कोई डॉक्यूमेंटेशन ना हुई हो? और जो नादरा सर्टिफ़िकेट बनाता है वो उसी निकाहनामे की बेसिस पे बनाता है जो रजिस्टर्ड होता है, जिसके ऊपर मोहरें लगी होती हैं, जिसके ऊपर दूल्हा की भी साइन होती है, दुल्हन की भी होती है, वकील की भी होती है, गवाहों के सिग्नेचर्स भी होते हैं, तो ये मतलब उनको पता नहीं है लॉज़ का 5वीं पास है, तो उनको क्या पता होगा नहीं कि लॉज़ के क्या हट के प्रोसीडिंग्स लॉज़ से हट के भी वो असल में गुमराह कर रही है। इससे पहले आपने देखा कि वो खुद भी मान चुकी है कि उसका निकाह जैकबाबाद की अदालत में हुआ था। गुलाम हैदर के कई इंटरव्यूज़ हैं। आज बोलती है कि जो निकाह हुआ था वो ज़बानी हुआ था, उसकी कहीं रजिस्ट्रेशन नहीं थी। तो तलाक भी ज़बानी हुई, निकाह भी इससे पहले ज़बानी हुआ था। नहीं, नहीं, ये इनकी बातें गुमराह कर रही हैं, झूठ बोली है, अब इनको समझ में नहीं आ रहा है ना वो चीज़ों को कैसे डील करें। तो जो उनके मुँह में आ रहा है वो कहे जा रही हैं और अपने आप को सच्चा साबित करने की कोशिश कर रही हैं। वो आपको पता है ना एक सच झूठ को साबित करने के लिए जो मतलब 100 झूठ और बोलने पड़ते हैं, तो वो वही वाली बात है। एक झूठ उन्होंने बोल लिया, उसके ऊपर कायम है, अब उसको सच साबित करने के लिए वो झूठ के ऊपर झूठ वो कहे जा रही हैं। का लीगली इस चीज़ की कोई अहमियत नहीं है। और सेकेंडली जो हमारा नादरा का सर्टिफ़िकेट है, इनका मैरिज सर्टिफ़िकेट है, वो इंडिया की गवर्नमेंट सेट असाइड वो नहीं कर सकती है। हमारा एक बड़ा इदारा है नादरा जो कि ये आइडेंटिटी कार्ड्स भी इश्यू करता है, सर्टिफ़िकेट्स भी इश्यू करता है। तो एपोस्टिल कन्वेंशन को देखते हुए अगर इंडिया का कोई मैरिज सर्टिफ़िकेट वैलिड मैरिज सर्टिफ़िकेट जो उस इदारे ने बनाया होगा, जो वहाँ पे मजाज इस तरह की सर्टिफ़िकेशन करने का, उसी का पाकिस्तान के अंदर एक्सेप्टेबल होगा और ये नादरा का वहाँ पे एक्सेप्टेबल होगा। इसकी मौजूदगी में वो वहाँ पे कोई भी मैरिज वो नहीं कर सकती हैं। नादरा का जब तक रिकॉर्ड में इनका डिवोर्सी इस तरह का कोई स्टेटस नहीं हो जाता, तब तक ये दूसरी शादी किसी दूसरे कंट्री में नहीं कर सकती हैं, स्पेशली इस कंडीशन में जब ये दोनों सिग्नेटरी हैं। तो आपने गुलाम हैदर के इंटरव्यूज़ भी सुने काफ़ी इंटरव्यू सुने होंगे। कभी किसी इंटरव्यू में आपने ये सुना कि गुलाम हैदर कह रहा हो कि उसको वापस लाऊँगा और मार के मैं बदला लूँगा, हम खानदानी लोग हैं और मैं उसको कत्ल कर दूँगा जब भी वो यहाँ आएगी। तो कभी आपने सुना उसके इंटरव्यू में कोई ऐसी बात गुलाम हैदर ने की हो?
नहीं, नहीं, मैंने नहीं सुना है उनको इस तरह की कोई भी बात करते हुए। और सेकंडली वो बच्चों की वो माँग कर रहे हैं, तो बच्चे तो ज़ाहिर है वो उनके बाप हैं। अब वो हिंदू मैरिज एक्ट के जो गार्डियन एक्ट है उसमें भी हम देखें तो फादर नेचुरल गार्डियन है, और हम अगर इस्लाम की तरफ भी देखें तो फादर नेचुरल गार्डियन है। तो वो जिसकी वो माँग कर सकते हैं और वो बच्चों की माँग कर रहे हैं, तो वो उनकी वैलिड है। शरई लिहाज़ से भी अगर उनके मुताबिक वो हिंदू सनातन धर्म में चली गई हैं, उस हिसाब से भी। और एक चीज़ होती है लॉ ऑफ द लैंड, जो पाकिस्तान का हो या इंडिया का हो, उस हिसाब से भी उनकी बिल्कुल वैलिड और जायज़ एक विश है जिसको पूरा होना चाहिए। बच्चे इनको मिलने चाहिए। ये जो मूवमेंट हुई है सीमा हैदर की पाकिस्तान टू इंडिया, उसके पीछे आप मोटिव देखें। कोई बच्चों की वेलफेयर नहीं है कि वहाँ पे जाके बच्चों को अच्छी तालीम दिलवाऊँगी, ये करूँगी, वो करूँगी। जो मेन मकसद था अपनी इमोशनल और फिजिकल नीड्स को पूरा करना था। सचिन मीना हुँ, के थ्रू और इसको एंटाइस किया गया है कि उसको लालच दे के ना तो बुलाया गया। अभी मैं इनके जो एक चैनल का मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, वो बाबा ये कहते ये तो खुद से आई है, हम तो इसको कोई पकड़ के या अगवा करके हम नहीं लेकर आए हैं। तो अब वो लोग भी यू टर्न जो है ना वो लेना उन्होंने स्टार्ट कर दिया है। अभी ये आगे चल के इनको पता चलेगा, ये जो स्टेटमेंट है बहुत बड़ा स्टेटमेंट है कि हम ये खुद चल कर आई है। मतलब अब ये पीछा छुड़ाने के वो लोग चक्करों में हैं, तो ये इनको आगे पता चलेगा, समझ में आएगी। वो अपना दामन बचाने के लिए इसको छोड़ देंगे, नहीं साथ आएँगे। जो बड़े-बड़े दावे ये यूट्यूब और इसकी हद तक हैं। हुँ, हुँ। अच्छा अगर उसमें इतना ही इनको ख़्याल होता ना, शायद भाई ये कोई स्टेटमेंट वो नहीं देते कि ये खुद चल कर आई है, हम कोई इसको ज़ंजीरों में बाँध के या अगवा करके नहीं लेकर आए। अगर हम होते तो हम कसूरवार होते। ये तो दामन इन्होंने यहीं पे छुड़ा लिया ना इससे। बिल्कुल। अच्छा देखिए कुछ सचिन के हवाले से वो बात उसको करना वैसे आती नहीं है और दूसरी बात ये है कि उसकी क्या औकात है कि जिसमें वो बता रहा है कि हमारी तस्वीरें लगा के हम कंटेंट देते हैं यानी कि हम सीमा और मैं जो बातें करते हैं, उससे जो है वो पाकिस्तानी लोग बैठ के जो है वो रोज़ी-रोटी कमा रहे हैं और दूसरा कि पाकिस्तान में कुछ भी नहीं है। तो मैं उस गलीज़ आदमी को कहूँगा कि तुम्हारे घर पे था क्या? तुम्हारे पास क्या था? तुम्हारे पास तो आज भी मेरे ख्याल में पहनने की चप्पल तक नहीं होगी। सीमा की वजह से आज भी अगर तुम ड्रेस चेंज करते हो, कपड़े पहनते हो या घूमने-फिरने के लिए जाते हो तो सीमा की वजह से कर रहे हो और वो पैसा लूटा हुआ यहाँ से गुलाम हैदर का है, जो गुलाम हैदर यहाँ से मज़दूरी करके उसको देता था और तो बेशुमार अब लो लोग और भी सामने आ रहे हैं जिसमें सीमा उनको भी चूना लगाती रही और पैसे जो है जमा कर के वहाँ भेजती रही और साथ भी काफ़ी सारे पैसे लेके गई है। तो तुम्हारी क्या औकात है कि तुम्हारी वजह से लोग जो है यहाँ पे रोज़ी-रोटी कमा रहे हों? तुम्हारी हैसियत क्या है सिर्फ़ और सिर्फ़ वो गटर साफ़ करने वाली है, इसके अलावा तुम्हारा कोई काम ही नहीं है। तो दूसरा एक चीज़ और फ़रमाइएगा कि चलें मान लिया कि कानूनी कार्ड जो है, कानूनी चीज़ें जो है वो गुलाम हैदर के हक में है। अच्छा, आज मेरी एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी उनसे बात हो रही थी, वो मैंने वीडियो रिकॉर्ड की थी लेकिन पब्लिक नहीं कर सका, थोड़ी देर में करूँगा, जिसमें वो कह रहे हैं जी बच्चों को जो है वो एक्सेस दी गई है, कुछ बच्चे बाहर घूमने के लिए जाते हैं, लेकिन वहाँ 2 किस्म के ग्रुप बन चुके हैं। एक ग्रुप जो है वो एपी सिंह को सपोर्ट कर रहा है, यानी कि उसके जो नज़रियात, उसका जो मोटिव है उसको सपोर्ट कर रहा है और दूसरा ग्रुप जो है वो एंटी एपी सिंह है और उनकी ख्वाहिश है कि ना सिर्फ सीमा बल्कि उनके बच्चों को यहाँ से फौरी तौर पर निकाला जाए। तो बच्चे जब बाहर जाते हैं तो उनको इस किस्म के ताने मिलते हैं सुनने को कि जाओ निकल जाओ यहाँ से पाकिस्तानी, तुम अपने मुल्क निकल जाओ। फरहान को भी इस तरह बच्चों को ये बातें सुनने को मिल रही हैं। ये वो उनका कहना है कि जो उनके करीबी लोग जो उनके साथ कंपनी में जॉब करते हैं और वो अपने इंडिया में उसी गली में घर है उनका जिस गली में सीमा और सचिन का घर है। तो वो वसूख से बात कर रहे हैं। तो आप समझ रही हैं कि बच्चों का रहना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, उनको किसी सूरत वहाँ कोई कबूल नहीं करेगा। शायद भाई ये तो इंडिकेशन है कि बच्चों का वहाँ पे सर्वाइवल मुश्किल है, जिसका रोना हम रो रहे हैं, काफ़ी दिनों से हम रो रहे हैं। इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना चाहिए। अब इंडिया की गवर्नमेंट को हरकत में अब तो आ जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें उनको नहीं पता होंगी, ये उनको भी पता होंगी। पता नहीं वो किस चीज़ का वो वेट कर रहे हैं। मतलब मुझे समझ में नहीं आ रही है। एक तो ये है कि एक सगे बाप को बच्चों तक एक्सेस नहीं दिया जा रहा है। बच्चों से बात नहीं कराई जा रही है। ये तो वियना कन्वेंशन की भी खिलाफ-वर्ज़ी है। बच्चों का मेडिकल होना चाहिए, फ़िल फॉर मेडिकल होना चाहिए। उनको लेके हमारे पास कोई अच्छी इत्तलात नहीं आ रही है और अच्छे हुँ, डॉक्टर से उनका इलाज, ये इंडिया की स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्योंकि उनकी जो मदर है, वो हाउस अरेस्ट है। इसका मतलब है हुकूमत की कस्टडी में है। हुकूमत की कस्टडी में रहते हुए अगर बच्चों को
इसका मतलब है बच्चे उसके साथ हैं, वो भी हुकूमत की कस्टडी में है और हुकूमत की कस्टडी में रहते हुए अगर उनका कोई मेंटल एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, कोई उनको ताने मार रहा है, कोई उनको कुछ भी कह रहा है, इसकी सारी की सारी ज़िम्मेदारी जो बनती है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे बनती है, क्योंकि ये उनका काम है इस चीज़ को रोकना, बच्चे उनके पास है, उनकी कस्टडी में, उनकी मदर हाउस अरेस्ट में। जी अच्छा, भाई। ये वीडियो दूसरी जो वीडियो है ना, वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। शायद कुछ देर में अपलोड होगी लाइव खत्म होने के बाद। तो वो वीडियो आप देखिएगा जिसमें वो इस बात का इंकशाफ कर रहे हैं कि बच्चों को जो है ना सिर्फ़ हिरासत किया जाता है, उनके ऊपर तशद्दुद किया जाता है बल्कि कई-कई घंटे उनकी काउंसलिंग की जाती है, गुलाम हैदर के खिलाफ भड़काया जाता है, चाहे बेटा है या बेटियाँ हैं। अब बच्चे ज़ाहिर है अब लासमझ हैं, उनको कि इस बात की समझ नहीं है कि उनके साथ हो क्या रहा है, वो सीमा नहीं कर रही होती। उसके साथ सचिन के घर में जो और लोग रहते हैं, वो बच्चों को उकसाते हैं कि गुलाम हैदर ऐसा है, वैसा है और उससे बदज़ल करने की कोशिश की जाती है ताकि बच्चे जो है वो ये जो सचिन है उसको बाप भी मानना शुरू कर दें और सचिन के साथ उनका रहन-सहन शुरू हो जाए। ये वीडियोज़ में थोड़ी देर के लिए जो नज़र आते हैं बेचारे, वो बेबसी के आलम में होते हैं। जो इस तरह जो रस्म-रिवाज के कलमात अदा करने के लिए फरहान को मजबूर किया जाता जा रहा था, आपने भी वीडियो देखी होगी। वो ऑफ द रिकॉर्ड भी इस किस्म इससे ज़्यादा उसको उनको संगीन जो है जो है संगीन तरीके से, तशवीशनाक तरीके से उनको जो है वो मारा भी जाता है, पीटा जाता है और उनके साथ जो इस तरह का बर्ताव रखा जा रहा है, ये भी वहाँ के लोग, मकामी लोग बताते हैं। तो ये तो बड़ा एक अलमिया है उन लोगों के लिए जो वहाँ रहते हैं, वो उसके देखने के बावजूद भी आवाज़ नहीं उठा रहे। सब कुछ देखने के बावजूद माँ कैसे बर्दाश्त कर सकती है यानी कि खुद अगर वो कहते हैं ना कि माँ जल रही हो तो अपने बच्चों को बचाने के लिए अपने बाल देने हों या खुद नीचे आ जाएगी आग के सामने। लेकिन ये है कि बच्चों को इस तरह ज़लील-ओ-ख़्वार होते हुए नहीं देख सकती। लेकिन ये औरत है जो उसने बिल्कुल ऐसी दलदल में फँसा दिया है, जिसमें बच्चे बाहर आने का क्या अब ऐसा चांस लग रहा है कि जैसे खुदा ना ख़ास्ता वापस ही ना आ पाएँ। शायद भाई मैं तो सुन के बहुत परेशान हो गई हूँ, लेकिन हमें साथ ही साथ उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला जैसी चीज़ें डेवलपमेंट्स हो रही हैं, बच्चे बहुत जल्द हमें हमारे हैंडओवर कर दिए जाएँगे और वाक़ई यहाँ पे माँ बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। ये उन मोहतरमा को खुद को सोचना चाहिए कि वो बच्चों के साथ ऐसा ज़ुल्म क्यों होने दे रही हैं। और फिर ये लोग कहते हैं कि मदर इज़ द बेस्ट कस्टोडियन। ये कोई बेस्ट कस्टोडियन का करने वाला काम है। हमारे बच्चों के साथ आप देखिए कोई ऊँची आवाज़ में बात भी करे तो हमारा खून खौल उठता है कि भाई इसकी हिम्मत कैसे हुई कि हमारे बच्चे के साथ इसने ऐसा कह दिया या कर दिया। तो बड़े अफ़सोस की बात है अगर वो ये सब देख रही हैं और बर्दाश्त कर रही हैं, उनको शर्म आनी चाहिए। और बच्चे जो है ना सर अगर नहीं सँभले तो हम तो कह रहे हैं कि दिल्ली इस ग्रेटर नोएडा से ज़्यादा या रब्बूपुरा से ज़्यादा दूर नहीं है, जाके हमारी एम्बेसी में छोड़ कर आएँ अगर कोई इतनी प्रॉब्लम है। बिल्कुल, उसको अगर प्रॉब्लम है तो बच्चे छोड़ दें। दूसरा असल में जो संगीन मामला है ना, वो बड़ा वो है कि माँ ये सारी चीज़ें देख के बर्दाश्त कर रही है। उसका ये कहना है कि बच्चे जो है मुझे बाप भी मानते हैं, मुझे माँ भी मानते हैं, चूँकि मेरे साथ रहे, गुलाम हैदर को जानते नहीं है, गुलाम हैदर का कोई वास्ता नहीं है। 2019 के 5वें महीने में यानी कि मई या जून में उसका कहना है कि इनकी तलाक हो गई थी, वो भी वर्बल हुई थी। निकाह भी वर्बली हुआ था और उसके बाद तलाक भी वर्बली हुई। तो सब कुछ मैं यानी कि वो खुद क्लेम करती है कि मेरा है, इसके अलावा किसी का कुछ नहीं है। तो गुलाम हैदर से जो आखिरी महीने तक, आखिरी दिन तक, बल्कि जाने के बाद का जो 1 महीने का किराया था घर का, वो भी गुलाम हैदर ने अदा किया है। तुम्हारा बाप तो अदा नहीं कर रहा था या वहाँ से तो नहीं आ रहा था इंडिया से जो मकान मालिक को किराया अदा किया जा रहा था। तो गुलाम हैदर वहाँ क्या कर रहा था जब 4 साल से तुमसे कोई वास्ता भी नहीं था तो? ये सिर्फ़ अपने खुद को बचाने के लिए झूठे-सच्चे वो इल्ज़ामात लगा रही हैं। इनकी कोर्ट ऑफ द लॉ में कोई वैलिडिटी नहीं होगी शायद भाई। ये सिर्फ़ यूट्यूब पे अपने आप को मज़लूम और पब्लिक सिम्पैथी गेन करने की टैक्टिक्स हो सकती हैं, लेकिन इसकी कोर्ट ऑफ द लॉ में कोई इम्पोर्टेंस नहीं हो सकती। और अगर आप तो कोर्ट रिपोर्टर हैं, आपको पता होंगी गार्जियन एंड वार्ड एक्ट की जो गाइडलाइंस आती हैं जजमेंट की, तो उसमें वाज़ह तौर पे ये लिखा होता है कि अगर बाप ज़्यादा अरसे तक दूर है, तो मदर को ये मार्जिन मिल सकता है कि वो बच्चों की बाप के खिलाफ ब्रेन वॉशिंग करे। तो इस चीज़ को फिर अगर बच्चे बाप के अगेंस्ट कोई बात करते हैं या कहते हैं, जो ज़्यादा अरसे से नहीं मिले, तो उनको इम्पोर्टेंस नहीं दी जाएगी। तो अगर हुँ। बच्चे कुछ भी कहते हैं कि हमने गुलाम हैदर के पास नहीं जाना है या हमें मारता था, तो उनकी इस स्टेटमेंट को कोई भी वैलिडिटी कोर्ट ऑफ द लॉ में नहीं दी जाएगी, क्योंकि बच्चे मदर के पास हैं और मदर ने पूरा-पूरा इस चीज़ का फ़ायदा उठाया है और बच्चों की ब्रेन वॉशिंग की है बायोलॉजिकल फादर के अगेंस्ट। जी भाई।
अच्छा देखिए, एक राजेंद्र साहब भी कल जिस तरह गुस्सा कर रहे थे और भी कई ऐसे लोग हैं जिनकी ज़मीर ज़िंदा है और वो उनकी सिम्पैथी, उनकी हमदर्दी गुलाम हैदर के साथ है। तो वो कहते हैं जी जो कुछ हुआ है ये नेत्रपाल या मीना कम्युनिटी की तरफ से, वो इंतहाई घटिया तरीन, गलीज़ तरीन कार्रवाई हुई है, हरकत हुई है। अगर किसी तरीके से दाखिल भी हो गई थी, तो उसको वापस भेजना या खुद बरी-ए-ज़िम्मा या खुद अलग होना उनका ज़िम्मेदारी थी, वो करते। अपनी कंट्री के कानून का लिहाज़ रखते, लेकिन उन्होंने नहीं रखा। अब जो सूरत-ए-हाल ये है कि वहाँ के एंकर जो हैं, जो अगर कभी उनको मौका मिलता है सवाल करने का, वहाँ के यूट्यूबर्स कुछ सहाफ़ी उनको जो सवाल मिलता है मौका, तो वो सज्जन से सवाल इस किस्म का करते हैं, "सज्जन जी, जब वहाँ से गुलाम हैदर जब बात करते हैं, तो आपको गुस्सा नहीं आता? उसमें तुम्हारी क्या औकात है? बीवी उसकी है, बच्चे उसके हैं और उसके बाद फिर तुम्हें गुस्सा आएगा? खून तो उसका खौल रहा है जिसका घर तबाह हुआ है। तुम्हारे हक क्या है? सीमा के ऊपर उसका हक क्या है जिसकी वज़ह से वो गुस्सा करेगा? क्या उन सवाल करने वालों को शर्म नहीं आती कि तुम्हारी बीवी अगर किसी और के साथ भाग जाए और अगर तुम बैठ के गुस्सा करें और तुमसे कोई इस तरह का सवाल करे तो कैसा लगेगा? सोचो। इस तरह की तरबियत है एंकर्स की, मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि इतना बड़ा मुल्क और उनको इतना सेंस नहीं है कि वो सवाल क्या करें? उनको सवाल करने की भी ये देखें कि किस तरह का सवाल वो कर रहे हैं कि तुम्हें गुस्सा नहीं आता? वो देखिए शायद भाई एक तो पहली बात ये है कि बुलाया ही उन्होंने है, तो ज़ाहिर है कि वो तो इसको सपोर्ट करेंगे। अभी तक तो कानून ने इनके ऊपर हल्का हाथ रखा, तो इनके बाबा ये स्टेटमेंट दे रहे हैं, ये तो खुद आई है, मैंने तो नहीं बुलाया। अब ये सचिन जो ये उल्टे-सीधे स्टेटमेंट दे रहा है, जब कानून का शिकंजा इनके ऊपर कसेगा ना, तो फिर ये दामन छुड़ाएगा, इसको गुस्सा नहीं आएगा, ये कहेगा मैं सीमा को जानता ही नहीं हूँ। मैंने तो नहीं हुँ, बुलाया, ये खुद चल कर आई है, मैंने तो ऐसे ही इसको चलो आ गई है तो मैंने रख लिया, अदरवाइज़ मेरा कोई इरादा नहीं था। आप देखिएगा आगे चल के अमूमन इस तरह के केसेज़ में यही होता है, ये खुद को बचाने की वो कोशिश करेगा। फिर ये जो इनके भाई साहब हैं ना, वो भी इनका इतना साथ देते हैं, आपको दिखाई दिखाई नहीं देंगे, वो अभी से वो इस चीज़ के ऊपर अब वो बात करना स्टार्ट हो गए हैं, 2 देशों का मामला है। हुँ। तो अब और आप ये वाक़ई भी जो तो देखें। जी, जी। जी, जी भाई, आप क्या कह रहे थे? और वाक़ई तो इनके जो आप ये यूट्यूबर्स वग़ैरह हैं, वो ट्रेंड नहीं हैं। इनको सचिन से ये सवाल पूछना चाहिए था, अगर कानून का शिकंजा कसता है, तो फिर तुम क्या करोगे? खुद को कैसे डिफेंस में तुम अपना करोगे? खुद को कैसे बचाओगे? इस तरह के सवाल करने चाहिए थे। अच्छा चलो या तो उनकी वैलिड ये इनकी शादी वैलिड होती, उसके बाद कोई सवाल होता, ये तो इनकी शादी वैलिड नहीं है, तो वो सवाल बनता नहीं था। जो लोग एंकर्स वो कर रहे थे, वो एंकर तो है नहीं, यूट्यूब पे किसी को भी आप माइक पकड़ा दें, तो आजकल वो एंकर बना हुआ है। वैसे उनकी मेंटालिटी देख के या सवालात देख के दुःख भरा होता है कि इतना सेंसिटिव मैटर है और उसपे आप कैसे सवाल कर रहे हैं और ऊपर से इल्ज़ाम फिर हमारे ऊपर आप लगाते हैं कि हम 2 देशों के ताल्लुकात ख़राब कर रहे हैं। हुँ। लेकिन वो वकील साहब को भी होश नहीं है और वहाँ के जो लोग हैं करीब-करीब रहते हैं, उनको भी इस बात का होश नहीं है कि असल बुनियाद जहाँ से डाली जा रही है, जहाँ से ताल्लुकात खराब करने की और फिर जो मुस्लिम और हिंदू फ़साद बर्पा करने की कोशिश की जा रही है उनको जो है बिगाड़ पैदा होगा, तो इस बात पे भी कोई नहीं देख रहा। आपने एक एक वो बच्चों का एक टेस्ट नोट देखा होगा, वो कि हिंदी में लिखा हुआ है लेकिन ट्रांसलेशन फैसल भाई ने भी कुछ और लोगों ने भी देखी होगी। उसमें आपने वो देखा कि जब सवाल किया गया कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो सीमा है उसकी लेंथ कितनी है? तो उस सीमा यानी कि बॉर्डर के बजाय बच्चे लिख रहे हैं जी सीमा हैदर के बारे में। अब बच्चों के ज़हन में क्या बैठ रहा है? इस तरह की तरबियत हो रही है सीमा हैदर की वजह से। कितने लोगों की एजुकेशन, कितने लोगों का फ्यूचर जो है सीमा हैदर की वजह से खराब होगा, कोई इस बात पे नहीं सोच रहा है। वाक़ई शायद भाई ये मैंने देखा था फैसल भाई ने वीडियो भी शेयर की थी, बड़े अफ़सोस की बात है वो ये बात उनको सोचना चाहिए कि वो इस चीज़ को कैसे प्रमोट कर रहे हैं, वो इस चीज़ को कैसे हाइलाइट कर रहे हैं, बजाए इसके कि वो लीगल पॉइंट्स पे बात करें, डिस्कशन करें ताकि ये मसला जल्द से जल्द ये ख़त्म हो, नहीं, वो गलत चीज़ों को वो प्रमोट करेंगे फिर उनको ऐसे ही रिज़ल्ट्स मिलेंगे, जैसा ये बच्चे ने लिखा है या बच्ची है या बच्चा है मुझे नहीं पता। लेकिन हुँ, ये बड़े अफ़सोस की बात है। इनको खुद को सोचना चाहिए वो किस चीज़ को वो लोग प्रमोट कर रहे हैं, वो लोग क्या चीज़ दिखा रहे हैं, ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं और रिज़ल्ट आपके सामने है कि बच्चों ने कैसे वो माइंड में उनके फ़ीड हो गया और वो उसने वो जवाब दे दिया। बिल्कुल। अब इंडिया वालों आप देखते हो ये वीडियोज़ आप ज़रूर वो देखिएगा। मुमकिन है जो लोग देखते हैं हमें और मुख्तलिफ वीडियोज़ देखते हैं उनकी नज़र से ये चीज़ गुज़री होगी।
जिसमें टीचर ने जो टेस्ट में, जो रिटन टेस्ट में उनसे लिया बच्चों से, तो उसमें सवाल किया कि सीमा की लेंथ कितनी है? तो सीमा की 5.6 सीमा हैदर की लेंथ बच्चे बता रहे हैं, और बता रहे हैं कि वो पाकिस्तान से किस तरह इंडिया में आई थी और किस तरह उसने शादी की। तो ये आपके फ्यूचर के साथ, आपके लोगों के साथ, आपके बच्चों के मुस्तकबिल के साथ सीमा किस तरह खिलवाड़ कर रही है, वो आप सबने देख लिया। सज्जन और उसके बाद उसके खानदान, या एपी सिंह साहब के जितने भी करीब के लोग हैं, कितना उन्होंने मुस्तकबिल बच्चों का खराब किया या मज़ीद खराब करेंगे, वो आप सबके सामने है। तो ये आपके घर में भी आग लग रही है सीमा की वजह से। तो आप लोग अगर होश के नाखून नहीं लेंगे, आप लोग वहाँ रहते हुए आवाज़ नहीं उठाएँगे, तो फिर ये उस सारे सीन को कोई बचा नहीं सकेगा। ये हिंदू-मुस्लिम का मामला नहीं है, और ऐसे कई लोग होंगे जो इस्लाम छोड़ के हिंदू मज़हब इख्तियार करते होंगे, उनकी वजह से किसी को कोई जो है तकलीफ नहीं होती। बुनियादी तौर पर इस सीमा की, इस हरकत की वजह से हिंदू को भी तकलीफ हो रही है, ईसाइयों को भी तकलीफ हो रही है, सिखों को भी तकलीफ हो रही है, मुसलमानों को भी तकलीफ हो रही है। तो ये आप सबको कोशिश करनी चाहिए, इस बारे में आवाज़ उठाएँ कि ये औरत तमाम धर्म जो है, जिनकी पूरी दिल से, इंडिया में रहने वाले, पाकिस्तान में रहने वाले, बंगाल या दीगर ममालिक में रहने वाले बड़ी दिल से रिस्पेक्ट करते हैं तमाम मज़ाहिब की, उनके साथ ये सारा कुछ खिलवाड़ हो रहा है। तो अगर आप इस मामले को कंट्रोल नहीं करेंगे, तो ये फिर कोई भी कंट्रोल नहीं कर पाएगा। शायद कैसा ही है फिर? देखें। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और जो एपी सिंह साहब हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। उनसे तो एंकर्स को ये सवाल करना चाहिए था कि सर, आपकी मौजूदगी में उनके इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 25 की वॉयलेशन हो रही है। इनका जो बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, उसके आर्टिकल 39 के सब सेक्शन एफ की वॉयलेशन हो रही है। उनके जो आर्टिकल 45 है, उसकी वॉयलेशन हो रही है। 25 का मैं बताऊँ, उसमें प्रैक्टिस ऑफ रिलीजन आती है कि आपका जो भी रिलीजन है आप उसको प्रैक्टिस करो। बच्चे तो 16 साल से कम है, उनका जो बाय बर्थ रिलीजन है अभी वही रहेगा ना, वो चेंज अपनी मर्ज़ी से नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल, दूसरा जो ये लोग वायलेशन करवा रहे हैं उनकी डिग्निटी का, वो 39 एफ पे बड़ा डिटेल में एड्रेस किया हुआ है। ये ज़रा पढ़ें एपी सिंह साहब। उनका जो आर्टिकल 45 है वो अर्ली चाइल्ड होल्ड केयर और एजुकेशन की वो बात करता है। बिल्कुल। तो ये लेकिन सारी की वो अपने आइन का मज़ाक उड़ा रहे हैं और गालियाँ वो पाकिस्तान को दे रहे हैं। वो कश्मीर पे हमले की वो बात करते हैं, मुझे तो हँसी आ रही थी उनके इस स्टेटमेंट के ऊपर। तो हम फिर उनको ऐसे ही जवाब देंगे कि तारीख ना दोहराई तो मुसलमान ना होगा। पाकिस्तान भी तुझसे छीना था, कश्मीर भी तेरा ना होगा। अब वो दें हमें जवाब। और फिर वो बात करते हैं पता नहीं सिंह की धार या कुछ ऐसे करके कि घबराना नहीं चाहिए। तो हम भी कहते हैं कि ना, इरादे जिनके पुख्ता हों, नज़र जिनकी खुदा पर हो, तला तुम खेस मौजों से, वो घबराया नहीं करते, तो हम घबराने वाले हम नहीं हैं। सेकंडली वो कहते हैं कि एपी सिंह साहब XYZ कहे तो आप लोग खामोश रहें, तो हम उस बीबी आसिया के मानने वाले हैं जिसने फ़िरौन के दरबार में रह के मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश की और उस टाइम पे की है, जिस टाइम पे उसने ऑर्डर किया था कि कोई भी अगर मर्द बच्चा पैदा हो उसको मार डालो। जितने भी छोटे हुँ, बच्चे थे, मर्द थे उनको मार दिया गया था। हमारी तारीख तो देखें आप। हम उस बीबी ज़ैनब बिल्कुल, के मानने वाले हैं जिनके जवान बेटे करबला की ट्रेजेडी में मार दिए गए, भाई को मारा गया है, ठीक है? जो बचा हुआ खानदान है जिसमें उनकी भतीजी है, बीमार भतीजा है, वो कैद में है, लेकिन फिर भी उन्होंने वक़्त के फ़िरौन यानी यज़ीद के दरबार में खड़े होके बहादुरी का मुज़ाहिरा किया है। कुछ देर पहले भाई को भी मारा गया है, तो हम डरने वाले नहीं। अगर वो हमारे मज़हब पे गाली देंगे, हमारे बच्चों को यरगमाल बना के हमारे मुल्क को गाली देंगे, तो हम फिर उसी की ज़बान में उनको जवाब भी देंगे और फिर उनको बर्दाश्त करना पड़ेगा क्योंकि ये रिएक्शन फिर वो उनको बर्दाश्त करना पड़ेगा या तो वो बात ही नहीं करें ना। जी बिल्कुल। भाई। अ, अनिल कुमार साहब भी आ गए हैं सर, आप कैमरा खोलिए, कुछ सवाल हैं सर आज आपसे करने, क्योंकि आज आपकी ज़रूरत महसूस हुई थी। सर, जी, आपकी नज़र जी। से जो वीडियो गुज़री होगी, फैसल भाई ने भी बनाई है, कुछ और लोगों ने भी, कि जिसमें बच्चों ने टेस्ट दिया है। बच्चों से टीचर ने पूछा, वो हिंदी में लिखा हुआ है, जिसमें बच्चों ने पूछा कि जी सीमा की लेंथ क्या है? यानी कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो बॉर्डर है, उसकी लंबाई कितनी है? तो बच्चों ने उस टेस्ट में जवाब में सीमा हैदर की लेंथ लिख दी। और चूँकि वो जी, जो देख रहे हैं, जी, जो सब कुछ जी, मैंने दिन भर देखा देखते कि हैं। 2 देशों के बीच में इसकी लंबाई 5 फुट 6 इंच है और 2 देशों के बीच की लड़ाई सीमा हैदर है। जी, मैंने पढ़ा। सर
तो सर ये हो रहा है सर इंडिया में। आप बताएं, आप जैसे लोगों के होते हुए अब ये कुछ हो रहा है सर, आप बताएं कि कैसे कंट्रोल होगा ये सब कुछ? बच्चों का जी मुस्तकबिल खराब मैं नहीं हो रहा? जी जैसे अभी आप हमारी बहन और आप दोनों बोल रहे थे कि भाई जो एंकर हैं उनको थोड़ा बोलने का तरीका नहीं। मैं तो इस बात का आपका जवाब देना चाहूंगा कि वहां पे सर आज तक एक एक भी न्यूज एंकर कभी गया ही नहीं है। ये जो छोटे यूट्यूबर होते हैं जो जब से सीमा आई है और ये एक्टिव हो गए हैं, जैसे मान लो जैसे बरसात, मैं किसी का देखो तौहीन नहीं करना चाहता, एक मैं नहीं ऐसे रही एक सर, जुमला बोल बिल्कुल रहा नहीं। हूँ। जैसे जैसे बरसात होती है, मेंढक कीड़े मकोड़े केचुए कितने आ जाते हैं, तो ऐसे निकल निकल के मेरे जैसे मेंढक आ रहे हैं और नहीं नहीं, अपना हमारे चैनल जैसे खोल रहे हैं। जी जी, बिल्कुल, मैं तो ऐसे बोलता हूँ, किसी को बुरा लगे तो माफी चाहता हूँ जी। कोई इशू तो नहीं। ये इसमें आज तक एक भी न्यूज एंकर उसके पास गया नहीं है। जो नेशनल न्यूज एंकर होते हैं वो कभी किसी के दबाव में नहीं आते, वो वही सवाल करते हैं जो जायज होते हैं। और जहां तक मेरा मानना है कि अभी जो हमारी जो नेशनल न्यूज एंकर है, जो नेशनल टीवी है, हमारे कम से कम लगभग 15 चैनल हैं जो मतलब बहुत ही पॉपुलर है। तो जैसे मैं उनका नाम लूंगा, आज तक, एबीपी न्यूज, न्यूज नेशन, एबीपी लाइव और जी टीवी, पता नहीं कितने ऐसे 15-20 हैं। लेकिन जो मेन है वो जो सरकार के और वो बात करते हैं 8-10 हैं। तो उनमें से कोई किसी का भी एंकर आज तक सीमा के पास वहां पे जाएगा नहीं। वो सीमा हम्म। को इतनी अहमियत नहीं देते, वो सीमा को कोई सेलिब्रिटी नहीं समझते। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं आपकी पाकिस्तान की जनता को ये कहना चाहूंगा कि ऐसा बिल्कुल भी ना समझे कि अगर दो यूट्यूबर मेरे जैसे मेंढक वाले जो बरसाती मेंढक है वो चले गए और सीमा एक सेलिब्रिटी है, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ आप लाइव में देखते हो, जब एपी सिंह आता है तो वो अपने गिने चुने मेरे जैसे यूट्यूबर भाई बुला लेते हैं, उनको अपने व्यूज चैनल चलाना रहता है। सीमा हैदर से इनका कोई लेने देना नहीं है। ऐसा आप बिल्कुल भी नहीं माने कि उनसे कोई सवाल नहीं पूछे। उनको पता है कि अगर वहां से सवाल पूछा जाएगा तो बोलेंगे भाई जा अपने घर। तो और नहीं ये सर, भी सर वो तो चले, जी एक चीज वो हुई ना, चले ठीक है, यूट्यूबर्स जो है वो अपना काम कर रहे हैं, रोजी हाँ रोटी जी कर रहे हैं, चले बढ़िया। सर लेकिन सर जी बच्चों के दिमाग में ये चीज बैठ गई है, वो कौन निकालेगा? जी, मैं आपको एक बात बता देता हूँ। ये जो जो बच्चों की 5 फुट 6 इंची की जो लंबाई की जो बात चल रही है, ये सब कॉमेडी आपको शायद पता नहीं, हमारे यहाँ 4-5 दिन से चल रही है। लेकिन मैं हम्म। कल मुझे टाइम नहीं लगा, वरना मैं आपको दिखाने वाला था, वो मैंने पढ़ा। ये सब ऐसे मतलब मेरे जैसे फालतू आदमी ऐसे करते रहते हैं कि दो देशों के बीच में ये है वो है। और ऐसा पहले भी इंडिया में कई बार ऐसे जो जो एग्जाम सीट में एक लड़का लिख के लाया था और वो नहीं भी लिखते हैं तो कॉमेडी के तौर पे यूट्यूबर मेरे जैसे कुछ झूठे पत्रकार उनको बना देते हैं। और आप जो उनके घर में जाते हैं जी, क्या राम है साहब, रामी साहब नमस्कार सर सलाम। आपको नमस्कार है सर, सत श्री तो अकाल सर, आपको बुलाया हूँ। वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया। जी, बहुत तो मैं ये कहना चाहूंगा, बहुत शुक्रिया। एक मैंने आज तक किसी न्यूज एंकर को उनके घर पे नहीं देखा जी। मैं ये कहना चाहूंगा। तो वो सवाल अपना घिसे पिटे अपना ऐसे ही करते हैं और उनको कोई सेलिब्रिटी नहीं है, वो हाउस अरेस्ट है। नहीं सर, अब देखना ये सर है कि देखो। जी बोलिए। कुमार साहब सर, जैसे हम लोगों के जैसे टेस्ट होते हैं ना, जैसे तो टीचर ये जी पाकिस्तान पाक भारत ताल्लुकात के ऊपर आप मजमून लिखे, ये पाकिस्तान में भी जी होता है, ऐसा नहीं है। तो अब वो जो हाँ पाकिस्तान भारत के ताल्लुकात हैं, वो जो समझता है टेस्ट देने वाला, वो लिख देता है हाँ, अच्छे ताल्लुकात हैं, बुरे ताल्लुकात हैं, कब कब जंग हुई नहीं हुई, ये सब कुछ यहाँ पर भी जी होता है। जी तो कहने का जी मतलब जी ये, अब सीमा हैदर को लेके जो चीज हुई है ना सर, ये तो खौफनाक है। अगर बाकी बच्चों ने लिखा है तो बच्चों की तरबियत इस किस्म की हो रही है सीमा हैदर की वजह से। वरना तो बच्चे जो जी बाकी जो सीमा थी उसके जी बारे में ही लिखते ना सर, सीमा हैदर के बारे में तो ना जी लिखते। जी, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि एक ये कॉमेडी है और ये सब लोग जो यूट्यूबर है अपना मजाक बनाते हैं, अपना फन बनाते हैं। ऐसा कुछ नहीं, ना कोई किसी ने लिखा होगा और ना किसी ने ऐसा कुछ पूछा होगा। मैं तो जहां तक ये समझता हूँ, एक जिम्मेवार नागरिक होने के नाते मैं आपको कहना चाहूंगा, इंडिया में ऐसा 8-10 बार पहले भी हो चुका है। और ये तो आपने छोटा देखा था, बड़े बड़े पेज जो एग्जाम की सीट होती ना, उसमें लोग लिख करके वायरल करते हैं जानबूझ के फेमस होने के लिए कि ऐसा ऐसा ना, वो ये था वो ये था वो ये था। अगर हैदर की जेल की हैदर वहां दुबई में गया और लास्ट में घूम फिर करके फिर उसको दुबई में पहुंचा देते हैं। ऐसे मतलब जुमले छोड़ते हैं। तो ये ऐसी मतलब आप इसको बिल्कुल भी सच्ची घटना ना समझे और ऐसी अफवाह अफवाह नहीं, ये कॉमेडी है, इसमें कोई खास वो भी नहीं है, एक मजाक के तौर पे किसी ने कर दिया। सर मैं जी सिर्फ एक सवाल आपसे, फिर रामे साहब से बात करते हैं। सर एक सवाल ये है कि आज कुछ लोगों की बात हुई जो बिल्कुल इसके इलाके में रहते हैं, वो कहते हैं जी सीमा को लेके दो ग्रुप बने हुए हैं। एक ग्रुप चाहता है कि जी सीमा को और उसके बच्चों को भेजा जाए, यहाँ से निकाला जाए, किसी जी सूरत पे उसको कबूल नहीं कर रहे। दूसरा ग्रुप है जो एपी सिंह के माइंडसेट का है, जो एपी सिंह चाहता है उसी तरह के ही लोग हैं।
तो क्या वाक़ई इस तरह की सुन-गुने हैं वहाँ पे, चूँकि आप सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, कुछ ना कुछ तो आप भी फ़ील करते होंगे? जी, मैं ये फ़ील करता हूँ कि जैसे कुछ लोग होते हैं ना, जैसे जो ठीक है अपने देश के प्रति सभी को वफ़ादार रहना चाहिए। हम अपने देश को प्यार करेंगे, आप अपने देश को प्यार करेंगे, तो कई लोग इसको भारत और पाकिस्तान की जीत-हार के रूप में जो देखते हैं ना, तो कहीं न कहीं उनका ये गलत सोचना है। जी, मैं खुले शब्दों में ये बताना चाहूँगा कि और आज हमारी एक बहन ने हमको बहुत ट्रोल किया, हमको बोला कि आप वहाँ फ़याज़ साहब के साथ जाकर के और गुलाम हैदर का समर्थन करते हो हिंसा का और वो जूता मारने का समर्थन किया और आपने ये कहा कि नरेंद्र मोदी का पुतला जलाया जाता है। तो मैं उस बहन को कहना चाहूँगा, मैंने नरेंद्र मोदी का नाम नहीं लिया, मैंने ये कहा कि विरोध प्रदर्शन होता है तो हमारे देश में नेताओं के पुतले जलाए जाते हैं और ये सच है। मैं किसी नेता के खिलाफ नहीं हूँ और नरेंद्र मोदी जी का मैं पक्का भक्त हूँ और मैंने मोदी जी को ऐसा कभी नहीं बोला। आप मेरे बारे में गलत अफ़वाहें ना फैलाएँ, मेरे बारे में हमारे देश में फैलाई जा रही है कि ये तो उन 3 चैनलों का बिक गया है, उनका ये है, वो है। तो मैं उस बहन को कहना चाहूँगा, उसका फ़ोन आया था, मैंने उनको जवाब भी दे दिया, लेकिन लाइव के माध्यम से मैं दूसरे को कहना चाहूँगा कि मैं हिंसा का कभी भी वो उसके पक्ष में नहीं हूँ। मेरा कहने का मतलब ये था, मैं गुलाम हैदर की भावनाएँ व्यक्त कर रहा था कि भई एक जूता की जगह 2 भी दिखा देता तो भी चलता। वो आदमी कानून भूल जाता है जब गुस्सा में, आवेश में आता है। तो जैसे आज एक और वीडियो गुलाम हैदर ने जो देखा तो हमने उनको उनकी तो हमने निंदा तो नहीं की, हम उनको सलाह देना चाहेंगे कि करीब अपनी जो आपकी जो छवि है उसको खराब ना करें, क्योंकि आप सब लोगों से, इंडिया वालों से प्रार्थना कर रहे हैं तो लोग आपके साथ हो गए थे और अगर आप बार-बार जूता-चप्पल दिखाएँगे तो कहीं न कहीं आपको अब जब लोगों के दिल में ये छवि जाएगी, एक ये हिंसक आदमी है और बहुत ही ये क्रूर आदमी है। तो मैंने गुलाम हैदर को आज भी एक वीडियो में बोला है और मैंने उनको सलाह दी है, मैं उनके बिल्कुल भी खिलाफ नहीं हूँ। लेकिन देखो जब गुस्सा आता है तो चप्पल-चुप्पल तो निकल ही आती है। लेकिन कई लोग फिर भारत में मेरे को कुछ गलत बोल रहे थे, तो मैंने उनको सुना, मैं उनको समझाना चाहता हूँ कि मैं गुलाम हैदर के चप्पल मारने के पक्ष में बिल्कुल नहीं हूँ, लेकिन गुलाम हैदर की भावनाओं के साथ हूँ। अब जब वकील लोग समझाते हैं, तो जब गुस्सा आता है तो सब कुछ भूल जाता है, उसको वो सारी पिक्चर दिमाग में घूम जाती है कि कैसे 3.5 साल की कड़ी मेहनत को सा 3.5 साल की जो उसकी जो सबसे जो बीच की ज़िंदगी थी जिसमें वो तरक्की कर सकता था, उसने अपना एक आशियाना, अपना एक सपनों का घर खरीदा और कैसे उस घर को वो हवा में छूमंतर कर करके उड़न परी बन करके इंडिया में आ गई। तो उसको वो सारा मंज़र याद आ जाता है, तो फिर वो कहीं-कहीं देखो अपनी भावनाओं को काबू में नहीं रख पाता है और अब आगे से हमें उम्मीद है कि वो रखेगा। जी, रामेश साहब आप बोलिए। सर, एक चीज़ मैं आपसे गुज़ारिश करूँ, देखें, आपकी हम तहे दिल से रिस्पेक्ट करते हैं, आप हमें टाइम देते हैं, हम उसका बिल्कुल दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। दीगर कई जी, बहनें हमें जॉइन करती रहीं, कभी भी हमने उनके साथ उनके मुल्क के बारे में जैसे आपके मुल्क के बारे में, आपके धर्म के बारे में ना तो हमने कभी उकसाया, ना इस किस्म के ऊट-पटांग सवाल किए। हमेशा रिस्पेक्ट दी, नेशन की हैसियत से, एक हिंदू की हैसियत से, एक पूरे कंट्री की हैसियत से। तो कभी ना हमने जी, उकसाया, ना ही हमने इस तरह की फ़िज़ूल गुफ्तगू की। अगर आपकी कंट्री के खिलाफ हम भी कोई ना कोई कहीं न कहीं बात कर रहे होते, तो यकीनन आप भी हमें जॉइन ना करते। हम रिस्पेक्ट के बिल्कुल लेवल भी में नहीं। बैठ जी, के बात करते हैं, तब भी आप टाइम देते हैं। तो कभी ना जी, आपने बात की और ना ही आपके धर्म के बारे में, ना आपके पीएम के बारे में, सीएम के बारे में हमारे प्लेटफ़ॉर्म से हमने बात की। तो हम हमेशा जी, इज़्ज़त की नज़र से देखते हैं और इज़्ज़त की नज़र से देखते रहेंगे। जो आपके बारे में जी। बात कर रहे हैं, वो शायद नेगेटिव सोच रहे हैं। कभी भी हमने आपको उकसाया भी नहीं और ना ही कभी हमने इस किस्म के सवाल किए। जी, मैं फ़याज़ रामे साहब मुझे 2 मिनट का टाइम दीजिए फिर आप बोलिए। मैं एक बात हमारे देश के भाई-बहनों से कहना चाहूँगा कि क्योंकि मैंने अपना नंबर डिस्प्ले कर दिया था और तरह-तरह के लोगों के फ़ोन आ रहे हैं, मैं ये नहीं कहूँगा हमारे वकील साहब की तरह कि मेरे को कोई लोग धमकी दे रहे हैं, झूठा अपनी हवा नहीं बनाऊँगा। मेरे को किसी ने धमकी नहीं दी। लोग मेरे को सलाह दे रहे हैं कि आप कभी भविष्य में जाके फँस ना जाओ, तो मैं उन लोगों को कहना चाहूँगा, भई मैं तो 52 साल का बूढ़ा आदमी हूँ, जेल भी काट लूँगा, लेकिन कहीं न कहीं मैं जो हमारे जो पाकिस्तान के आप जो 2 भाई बैठे हो और विशेषकर डॉक्टर सुजात जी, फैज़ल साहब और डॉक्टर रोशन अली साहब, इन सब का प्यार को मैं भुला नहीं पाऊँगा और कहीं न कहीं जब आपके मैं फिर कहूँगा कि भई सीमा जी की सॉरी सीमा जो गलत है, उसकी वजह से हम आपस में मिले और हमारी दिलों की दूरियाँ कम हुई, बीच में सिर्फ़ कांटेदार तार हैं और हम मोबाइल में जैसे हम सोशल मीडिया पे ऐसे लगता है, मैं फिर बोलूँगा कि हम पास-पास में बैठे हैं और मुझे आपको जानने का मौका मिला और मैंने कोई बात मैं हमेशा सच्चे दिल से बोलता हूँ।
और कहीं कहीं जब एक किसी में हमारे भाई ने किया कि आप पाकिस्तान मत जाना, नहीं कहीं कहीं आपको इंडियन जो एजेंसियां हैं वो आपको करेंगी, तो मैं जरूर, अगर मेरे को वीजा मिला तो मैं जरूर जाऊंगा। और ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं, बहुत लोग जाते रहे। और हम दो देश की जो जनताओं के बीच में, हम जो सरकारों में मतभेद है, लेकिन हम एक ही बाप की दो संतान है जी, मैं ये कहना चाहूंगा। बिल्कुल। और कहीं कहीं मुझे ऐसा फील लग रहा है, अगर मेरे देश के लोगों को बुरा लगता है तो मैं उनको कुछ नहीं कहूंगा, सिर्फ इतना ही कहूंगा कि मुझे आपसे प्यार मिला है। और मैंने आज एक वीडियो में बोला भी है कि आप लोगों ने हमारे देश की बहन बेटियों, या जो छोटो, मैं उसको शॉर्टकट में बोलूंगा कि जो छोटा सा मुद्दा हुआ था, उन्होंने आपने ये नहीं देखा कि भारत इंडिया नहीं देखा, आपने देखा कि वो आपकी बहन बेटी है, और आपने उनकी इज्जत के लिए, और आपने बहुत कंट्रोवर्सी झेली, बहुत गालियां झेली, उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूं। और मैंने उन बहनों को भी कहा कि आप भी जाकर के आपको फयाज रामे साहब का शुक्रिया अदा करना चाहिए। मुझे बड़ा दुख है कि वो हमारी बहनें, आप किसी भी बहन ने एक बार भी आकर ये नहीं कहा कि फयाज रामे साहब ने जो, मैं बोल सकता हूं, मैं बैक स्टेज हमने मतलब हम महसूस कर सकते हैं कि जो पीड़ा आप लोगों ने झेली है, वो हमारी बहन बेटियों की वजह से, हमारी नहीं आपकी बहन बेटियों की वजह से, आपने अपना देश के समझा और आपने बहुत उसको झेला, और एक कंट्रोवर्सी से आप अब बाहर निकल के आए हो। तो इसलिए मैं आपको उस विषय में मैं इनडायरेक्ट रूप से फिर आपको सलाम करना चाहूंगा। और मैं सबको सभी, जी बोलिए। सर आपने बात सुनी अनिल साहब की। सर आपके प्लेटफॉर्म से, फैसल भाई के, डॉक्टर साहब के, किसी भी प्लेटफॉर्म से ना हमने कभी खुद कोशिश की इस तरह की उल्टी सीधी बात करने की, और ना कोशिश की कि हमारे प्लेटफॉर्म से इनके मुल्क के खिलाफ, इनके धर्म के खिलाफ किसी, सिर्फ इंसानियत के नाते आपको जहमत देते हैं, एक इंसान होने के नाते मासूम बच्चों के हवाले से आप बात करें। हो सकता है हमारी बात सुनी जाए, हो सकता है आपकी बात की कहीं सुनवाई हो जाए, मजलूम बच्चे वापस आ जाए। सर आपकी क्या राय है राम जी साहब? जी, मैं देखो, मेरी राय थोड़ी सी आपसे डिफरेंट है। मैं कहता हूँ जी बच्चे तो आ बिल्कुल। जाए, लेकिन बच्चे की माँ के साथ जाए, हमें सीमा ले जाओ जी आप, सीमा को हमारे को नहीं चाहिए। सर अनिल साहब कह रहे सीमा, हाँ सीमा भी ले जाएं सर, बच्चे भी जी, ले जाएं, हम देखो, बिल्कुल। बच्चों पे 101% गुलाम हैदर साहब के हैं, लेकिन आपसे हाथ जोड़ के हम आप तक प्लीज सीमा को ले जाए, और क्योंकि वो बच्चे कौन पालेगा, और हमें सीमा से भी कोई नाराजगी नहीं है, और आप जैसा उसके साथ व्यवहार करें। और सर मैं आपसे एक और बात कहना चाहूंगा, पहले फयाज रामे साहब आप बोलिए, वरना ये कहेंगे कि ये तो हमको हमारी जबानी चुप कर दी इसने जी। रामे साहब। फयाज रामे साहब, जी जी, बहुत आप शुक्रिया, बड़े बहुत कुछ उदास से शुक्रिया। लग रहे हैं, प्लीज। देखो जी सर, जी, 1 मिनट बोलूंगा, आप हंसिए, और आप हंसते हुए अच्छे लगते हैं, और आप बहुत उदास हो रहे हैं, मैं कारण नहीं, जब मैं नहीं जानूंगा, लेकिन आप हंसिए और खूब एंजॉय करिए। और देखो, हंसते हंसते गुलाम हैदर साहब के बच्चों के लिए आवाज उठाते रहिए जी। जी बहुत शुक्रिया अपना अनिल साहब आपका। देखें, सबसे पहले तो अभी आपने बात की कि आप पाकिस्तान आना चाहते हैं और आप लोग से हमारे साथ एक बड़ा अच्छा रिलेशन बिल्ड हुआ। देखें, हम लोग तो सबके लिए सॉफ्ट एंड सेट व्यू रखते हैं, और हमारे पाकिस्तान में बहुत सारे लोग रहते हैं, माइनॉरिटीज को पूरे पूरे राइट्स हैं। आप देखें, यहाँ पे उस दिन भी शायद भाई ने बताया कि जो हिंदू लोग यहाँ पे ताजर हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं, उनको बहुत बड़ा बेहतर माना जाता है, और ये समझा जाता है कि वो किसी किस्म का कोई आपके साथ लेन-देन में कोई फ्रॉड या इस तरह का चीज़ नहीं करते, तो उनके जी साथ कारोबार करना बड़ा मुनासिब समझा जाता है यहाँ पे। और हमारा तो इसमें कोई ऐसा नहीं है, पाकिस्तान आपका घर है, मैंने पहले भी कहा था। और जी जब कभी आप पाकिस्तान आएँगे तो लाहौर लाहौर और पंजाब के जो मेरे करीब-करीब इलाके हैं, वो मैं आपको विज़िट करवा दूँगा, और सिंध जो है वो शायद भाई आपको विज़िट करवा देंगे। बिल्कुल। तो जी जी तो उसमें आपके अलावा भी कोई आना चाहे तो हमारे लिए, हमारे दरवाजे ओपन है हमेशा के लिए। कोई ऐसा मामला नहीं है, कोई भी आए हम सबको बराबर इज़्ज़त देंगे। इवन के एपी सिंह साहब भी आ जाएँ, लेकिन वो थोड़ा-सा अपने आप को, इससे पहले मैं कोई इस तरह की बात नहीं करना चाहता, वो भी आ जाएँ तो हमारे लिए काबिल एहतराम है। हमारा उनसे कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है। सिर्फ़ एक ओपिनियन का डिफ़रेंस है, जहाँ पे जाके वो गलत बात कर जाते हैं, और बतौर एडवोकेट हम तो उनके अगेंस्ट कोई बात भी शुरू में भी नहीं करते थे, क्योंकि मैं खुद एक वकील हूँ, और मैं समझता हूँ कि अदालतों में बहुत सारे दाव-पेच चलते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें वो ऐसी कर जाते हैं जिनका केस के साथ ताल्लुक नहीं होता, और बिल्कुल ही जी बेबुनियाद सा। जैसे कल एक सरदार साहब आए थे और उन्होंने कहा कि वो इंग्लिश के लेक्चर में अरबी पढ़ाना शुरू कर देते हैं। तो जब वो कोई ऐसा मामला करते हैं तो फिर मजबूरन हमें रिएक्शन देना पड़ता है। रही बात जी बच्चों जी, की, मैं समझता हूँ तो जी। मैं आपको जी, जी। एक सूचना, रही बात एक बच मतलब एक अपडेट देना चाहूंगा कि जो गुलाम हैदर साहब, सॉरी, ये जो एपी सिंह साहब ने सोनिया अख्तर को चलते हुए कहा है कि
केस इसका कमजोर है, इसको जाना ही पड़ेगा जहां, लेकिन जहां तक संभव होगा वो रोकेंगे, और क्योंकि वो अपनी क्लाइंट का बचाव करेंगे, और एक न एक दिन तो सीमा को जाना ही होगा। ये सोनिया अख्तर चलते वक्त किसी को बता के गई है, और हमारे पास वो ऑडियो भी मौजूद है, लेकिन हम उसको यहाँ पे आपको नहीं सुना सकते, किसी कारण से हम किसी की प्राइवेसी लीक नहीं करते। लेकिन सोनिया अख्तर को एपी सिंह साहब ने ये कहा है कि मैं सीमा को ज्यादा दिन तक रोक नहीं पाऊंगा। जी, ये बात। जी बहुत शुक्रिया अनिल कुमार साहब। देखें ये बात तो बिल्कुल क्लियर है। देखें उनके पास कोई चीज नहीं है, वो लोगों को जिस तरह से मर्जी बेवकूफ बना ले वो एक अलग बात है। लेकिन जो भारत के वकील हैं या जो लोग जर्नलिस्ट हैं या जिनका अदालतों में आना जाना रहता है, अदालतों में रहते हैं, वो इस चीज को अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि उनके पास लीगल कोई जवाब नहीं है। इस तरह से तो देखें कोई किसी भी मुल्क के लिए लोगों को बहुत टाइम लग जाता है शरीयत लेने के लिए। जो कानून बनाए गए हैं कि 7 साल रहना पड़ेगा, 12 साल रहना पड़ेगा, नेचुरल प्रोसेस है, फलां प्रोसेस है। ये इसीलिए है कि इसके ऊपर कोई तरीकाकार होता है नेशनैलिटी देने का। सिर्फ आपने नेशनैलिटी नहीं देनी होती, उसके साथ-साथ तमाम तर हकूक भी उस मुल्क ने प्रोवाइड करने होते हैं। तो ये एक मुश्किल वक़्त है। इस तरह की ख़ुसूसी फ़ेवर देने से पहले उसी को दी जाती है जो इसका हकदार हो। और हर उस ऐरे-गैरे शख्स को नहीं दी जाती जो किसी दूसरे मुल्क में जराइम करके आया और उसको आप नेशनैलिटी दे दें, ये तो किसी सूरत सवाल ही नहीं बनता। और अभी बस उनकी थोड़ी लाक ये है कि बच्चे और सीमा हैदर उनके कब्जे में है और वो लिंगर ऑन कर रहे हैं, और ऊपर से मामला ये आ गया कि 2 हॉस्टाइल बॉर्डर हैं, इनके दरमियान किसी किस्म की कोई ट्रीटी नहीं है, इसलिए थोड़ा लीगल हर्डल आ रही है और कुछ भी नहीं है। लेकिन उसको भी आपने देखा कि बड़े जबरदस्त तरीके से डिप्लोमेटिक नेगोशिएशन में ले गए हैं। अब जाके अब जो मुकदमा है गुलाम हैदर का, वो पाकिस्तान गवर्नमेंट लड़ रही है, पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस लड़ रहा है, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट लड़ रही है और इंडियन हाई कमीशन लड़ रहा है। जो मुकदमा कोर्ट ने फेंक दिया है, तो अब वो मामला बड़े ट्रैक पे जा रहे हैं। इसलिए एपी सिंह साहब ये बात मानने पे मजबूर हो गए हैं कि एक न एक दिन सीमा हैदर को वापस जाना पड़ेगा। इससे पहले आपने देखा तो उनका रवैया बिल्कुल मुख्तलिफ था। कहते थे अर्दी वापस जाएगी, कभी भी वो वापस नहीं जाएगी। तो इसमें तो मैं यही कहूंगा कि बदले-बदले से सरकार नज़र आते हैं। पहले से वो कुछ बदल गए हैं और चीज़ें उन्हें समझ आ गई हैं कि मीडिया की दुनिया कुछ और है और प्रैक्टिकली दुनिया कुछ और है। और अब वो पीछे चढ़ गया और बच्चे वापस जाने ही जाने हैं। रही बात शाहिद भाई की, जो बात शाहिद भाई ने की कि सीमा हैदर के हवाले से, देखें सीमा हैदर ने जो काम किया है वो किसी भी माशरे के लिए, चाहे आप हिंदू कहें, मुस्लिम कहें, ईसाई कहें, सिख कहें, किसी भी माशरे के लिए बाइस शर्मिंदगी है और कोई अच्छा काम उसने नहीं किया जिसकी मिसाल दी जाए या जिसको अप्रिशिएट किया जाए। और ऐसी खवातीन जो होती हैं उनके लिए बड़ी स्पेस कम होती है। लेकिन फिर भी अगर वो अपने सच्चे दिल से तौबा कर ले और ये सारे मामला कर ले तो फिर हमारे नज़दीक ये है कि अल्लाह ताला की ज़ात भी गुनाह माफ़ कर देती है और पॉसिबिलिटी है कि गुलाम हैदर इस चीज़ को अडॉप्ट कर लेगा, अपने बच्चों की खातिर इस चीज़ को कर लेगा। बाकी उसका फैसला है, उसका ओपिनियन है। ये मेरी एक राय है कि कर लेगा। इवन के आप देखें कि मर्डर केसेस में भी सज़ा काटने के बाद क्रिमिनल जो होते हैं वो उसी सोसाइटी में वापस आते हैं, उन्हें सोसाइटी से निकाल नहीं दिया जाता क्योंकि वो अपना टेन्योर अपनी सज़ा पूरी कर चुके होते हैं। तो ये है कि ये अगर अपना उस पे कर लेती है तो मेरे ख्याल में कोई गुंजाइश बन सकती है इसके लिए। अदरवाइज़ तो फिर अगर इसी तरह से जुटाई से लगी रहेगी फिर मुश्किल है, फिर जेल है इसके लिए। जी। अच्छा सर, सर रामे साहब छोटा सा एक सवाल है। वो सवाल ये था कि आज जो है सीमा ने बल्कि कल एक जगह इंटरव्यू दिया जिसमें वो कहती है जी उसका जो निकाह हुआ था वो भी ज़बानी था और तलाक भी ज़बानी थी, कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं हुई थी। आपने खुद गुलाम हैदर के इंटरव्यू सुने जिसमें डॉक्यूमेंट भी देखे जिसमें उनका निकाह जैकबाबाद की कोर्ट में हुआ था। तो वो रजिस्ट्रेशन कैसे नहीं हो सकती? अब उसका ये कहना है कि जो नादरा के डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट्स गुलाम हैदर अब आके बनवा रहे हैं, इससे पहले तो कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं थे और हमारे गाँव में तो बिल्कुल ही वो कहती नहीं होते। तो आपका क्या ख्याल है कि नादरा इस तरह डॉक्यूमेंट बाद में जारी कर सकता है जिसकी शादी रजिस्टर्ड ना हुई हो? तो यार जाने दें अपना, शायद भाई कौन सी बात हो रही है, ये तो बच्चों वाली बात कर रही है। अब मैं थोड़ा तरीकाकार आपको बता देता हूँ। जब हम कोर्ट में जाते हैं ना, कोर्ट में, तो जज कहता है कि भाई आप क्या लेने आए हैं यहाँ पे कोर्ट मैरिज के केसेस में। तो लड़की जो है ना वो अपना निकाहनामा पेश करती है और कहती है कि जनाब मैंने इससे शादी कर ली है और मैं, ये है मेरा निकाहनामा, ये मेरा मैरिज सर्टिफिकेट है, चाहे वो भारत हो चाहे वो पाकिस्तान हो। दोनों में कोर्ट में स्टेटमेंट तब होता है, कोर्ट मैरिज तब रजिस्टर्ड होता है जब आप रजिस्टर्ड मैरिज सर्टिफिकेट वहाँ पे अदालत में पेश करते हैं।
इसने कोर्ट मैरिज की थी गुलाम हैदर के साथ और वो तमाम तर डॉक्यूमेंट जो है वो मौजूद थे। अब इस हवाले से अभी मैनुअल रिकॉर्ड था, कंप्यूटराइज़ नहीं था। अब उस चीज़ को वेरीफ़ाई करवाने के लिए रोशन अज़ीम साहब ने एक सूट फॉर डिक्लेरेशन फाइल किया था, जहाँ से कोर्ट के ज़रिए ये सारा प्रोसेस हुआ है और सर्टिफाइड निकाहनामा मौजूद है। आप देखें, वो क्या नाज़रा ऐसे ही बना देता है किसी शख्स को। सर, वो अदालत की डायरेक्शन के ऊपर अदालत ने तमाम तर हक़ाइक़ को फ़ॉलो किया, देखा है और उसको परखने के बाद इसकी शादी को तस्लीम किया है। ये अभी आगे जब चलेगी ना, तो इसको बहुत सारी चीज़ें नज़र आएँगी। अभी तो सिर्फ़ इसको एक निकाहनामा जो है ना, वो नज़र आया है और ये यही समझती थी कि ये कभी भी रजिस्टर नहीं करवा पाएँगे या सर्टिफ़ाइड कॉपी उसकी नहीं मिलेगी इनको। लेकिन चूंकि पुराना सारा रिकॉर्ड जो था वो मैनुअल रिकॉर्ड कंप्यूटर वो कोर्ट से निकलवा लिया रोशन अजीम साहब ने और उस पर एक फर्दर ऑर्डर ले लिया और कंप्यूटराइज जो निकाहनामा है वो हासिल कर लिया, जिसको रिजेक्ट नहीं किया जा सकता, जो कि ऑनलाइन वेरीफाई होता है। और अगर सीमा हैदर तो कह रही थी, वो तो बहुत कुछ कह रही है। और एक चीज आप देखें, एक सीधा सा फार्मूला है, मैन कैन टेल अ लाई, डॉक्यूमेंट कैन नॉट टेल अ लाई। अब यहाँ पे उसके पास डॉक्यूमेंट है, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट, वो बोल रहा है कि ये मेरी बीवी है, उसके ऊपर लिखा हुआ है गुलाम हैदर बल्द अमीर जान और सीमा हैदर की पूरी डिटेल और आईडी कार्ड नंबर और जनाब उसका निकाह किस डेट को हुआ है, वो निकाह सर अंजाम पाने की तारीख, वो सारी चीजें लिखी हुई हैं। अब एक तरफ से ये कहती रहे मेरा नाम, ये तो कल को ये भी कह देगी कि मेरा नाम जो है वो एपी सिंह है या कुछ और है, तो हम मान लेंगे। डॉक्यूमेंट्स में जो बात है वही होनी है। तो ये प्रूव कर चुके हैं, ये बात साबित हो चुकी है कि सीमा हैदर जो है वो उसकी बीवी है और किसी किस्म की तलाक नहीं है। जी। अच्छा कुमार साहब, वो कहती जी, थी मैं ये कहना 2019 चाहूंगा में कि कुमार साहब गुलाम हैदर साहब लास्ट तक उसको पैसे भेजते रहे और इससे बड़ा सबूत क्या आएगा? कुमार गुलाम साहब मैं साहब उसको यही लास्ट आपसे तक भी पैसे भेज रहे हैं, उसके अकाउंट में पैसे डाल रहे हैं, तलाक के बाद में क्यों पैसे डालेंगे? ऐसा कोई कुमार नहीं साहब करेगा। मैं भी जी। यही आपसे बात कर रहा था, मैं भी आपसे यही बात कर रहा था कि जैसे गुलाम हैदर कहती है कि 2019 में मेरी तलाक हो गई थी, तो भाई जी। 2023 तक या 22 के आखिर तक क्या वो अंडे ले रही थी गुलाम हैदर के घर पे? गुलाम हैदर के घर पे क्या कर रही थी? तो तुम्हें अपने मेके चली जाना चाहिए था। आखिरी यानी कि और जो ये यहाँ से 10 मई को गई है ना, तो जून का किराया भी गुलाम हैदर ने अदा किया है। तो गुलाम हैदर के साथ फिर क्या कर जी। रही थी जब तलाक हो गई थी तो? और गुलाम हैदर साहब ने एक साथ पैसे भी अच्छा, भेजे हैं, अपने यार दोस्तों से लेके भेजे, बहुत सारे बिजनेस है उनके पास। और ये तो जग जाहिर है कि जी उन्होंने मकान बेच के भागी है, गुलाम हैदर साहब की कमाई से है और उनके सारे ट्रांजैक्शन है। लास्ट तक जब वो 2019 में तलाक हो गई थी, तो वो उसके पैसे कौन क्यों देंगे उसको? वो क्यों उसकी कमाई से वो रह रही थी? ठीक है, अगर घर उसका था तो लेकिन ट्रांजैक्शन तो दिखेंगी ना। चलो, घर तो सीमा के बिल्कुल। नाम था, वो बोलेगी मैंने लिया, लेकिन जो बैंक की ट्रांजैक्शन है वो सब कुछ साफ सुथरी है और जो मोबाइल से जो चैट है वो बिल्कुल क्लियर है। तो वो ऐसा कोई तलाक हुआ नहीं था। मैं कोर्ट की बात नहीं करूंगा, मैं सामाजिक दृष्टि से बात करता हूँ, अनाड़ी आदमी अनाड़ी बात करता हूँ। लास्ट तक वहां पे क्या वो भूख खा रही थी वहां पे कि उसके उसके पैसे से क्यों खा रही थी? फिर वो जब तलाक होगी तो अपनी जाती कहीं, या उसका तलाक होगी कितने में फैसला हुआ, किन लोगों के बीच में तलाक हुआ, ऐसा कुछ दिखाए। जब तलाक होता है तो कुछ आदमी बीच में भी होते हैं। अकेले अकेले में तलाक कर लिया, अकेले अकेले में मकान बना लिया, अकेले अकेले में सचिन के पास आ गई। अब उसकी बात का क्या यकीन है? जी, सब लोगों को पता है। और ये देखो नहीं जो सर, जज साहब अकेले-अकेले होते हैं, बच्चे भी पैदा कर लिए। हाँ, ये बात तो आपने, मैं ये कहूंगा उसने अकेले अकेले अच्छा बच्चे एक पैदा बात कर है, लिए। एक बात है अगर वो शाहिद भाई, बोलेगी तो अब अच्छा ये शाहिद भाई, कहें मैं तो यहाँ सोच पे रूहानी लीजिए। तौर पर बच्चे पैदा हो रहे एक हैं अकेले-अकेले। कहूंगा, जी, देखें जी, रामेश साहब। वो कह रही है मैं और वो ये तो खुद उसने एडमिट कर लिया कि उसकी बीवी है। अब निकाह ज़ुबानी हुआ था या रजिस्टर नहीं, इस बात से क्या फ़र्क पड़ता है? जब तुम कह रही हो कि वो मेरा हस्बैंड था, तो बात तो खत्म हो गई। अब ये बोल रही है आधा सच। आधा सच होता है ना, वो पूरे झूठ से भी खतरनाक होता है। तो ये आधा सच बोल रही है, पूरे हक़ाइक़ नहीं बता रही, आहिस्ता-आहिस्ता ये बताएगी। निकाह रजिस्टर्ड है, तमाम तर डॉक्यूमेंट्स वो प्रूव हो चुके हैं और ये बच्चे जो है ना, इनका स्कूल का जो रिकॉर्ड है, वो भी सामने आ चुका है और उसमें भी गुलाम हैदर का फादर नेम लिखा हुआ है। ये इन चीज़ों से मुकर ही नहीं सकती, किसी सूरत नहीं मुकर सकती और इन बच्चों का भी सारा डाटा मौजूद है, जो रजिस्टर्ड डाटा है। ये सिर्फ मनगढ़ंत कहानियाँ हैं, अगर बच्चे उसके नहीं हैं, मेरी उससे तलाक हो चुकी है, ये सारा चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड करने के लिए और डायरेक्शन तब्दील करने के लिए, और कुछ भी नहीं है। जबकि ये चीज़ें बड़ी आसानी से सबूतों के साथ डॉक्यूमेंट की सूरत में प्रूव हो चुकी हैं और अगर इसको कोई डॉक्यूमेंट पे एतराज़ है, निकाहनामे पे एतराज़ है, तो ये फिर पाकिस्तान में चैलेंज होना है, भारत में नहीं होना, क्योंकि शादी यहाँ पे हुई है
तो ये चीज सोच ले, अगर चैलेंज करना है तो यहाँ पे आके ही करना है, वहां पे बैठ के कुछ नहीं होना। वहां पे बैठ के जो भी ये कहती रहे, क्योंकि सोनिया अख्तर का बांग्लादेश का निकाहनामा वहां पे एक्सेप्ट हुआ है और उससे किसी किस्म का कोई ऑब्जेक्शन जो है वो नहीं उठाया इंडियन कोर्ट ने। जी। अच्छा रामे साहब, सर अनिल साहब भी थोड़ी देर पहले बता रहे थे, ये उन्होंने बात स्टार्ट में की और वैसे पब्लिक भी ये बात करती है, और ये मेरा भी आपसे सवाल है कि देखिए, एक विक्टिम है गुलाम हैदर, और गुलाम हैदर के साथ लोगों की सिंपैथी है, हमदर्दी है कि गुलाम हैदर के साथ जुल्म हुआ है, ज्यादती हुई है, उसका इजाला होना चाहिए। गुलाम हैदर जब लाइव करते हैं, वीडियोस बनाते हैं, तो उस पे लोगों का ऑब्जेक्शन है कि जो जिस किस्म की जबान होती है वो नामुनासिब होती है, इस किस्म की जबान इस्तेमाल करने से गुलाम हैदर को गुरेज करना चाहिए। आपका क्या मशवरा है? देखें, इसमें थोड़ा सा एहतियात तो बरतनी चाहिए, लेकिन एक चीज है कि शायद भाई उसकी वजह ये है कि देखें, वो कोई प्रोफेसर नहीं है, ना वो कोई साइंटिस्ट है, ना उसने बहुत सारी अदब की किताबें पढ़ रखी हैं, ना वो किसी कोर्ट का जस्टिस है, ना वो कोई बहुत बड़ा बैरिस्टर है जो अदब और इन सारी चीजों को समझता है, ना ही वो फरिश्ता है। सबसे बड़ी बात ये है कि ना ही वो फरिश्ता है कि उसको आप गालियां देंगे, उसको टॉर्चर करेंगे और उसके ऊपर इस तरह का करेंगे और उसके बावजूद वो आपको रिस्पॉन्स नहीं करेगा। वो एक इंसान है, इंसानों की तरह जज्बात रखता है। उसमें एक चीज है कि जब आप एक शख्स के ऊपर जरूरत से ज्यादा वजन डालेंगे ना, उसकी इतनी कैपेसिटी नहीं है, वो नहीं बर्दाश्त कर सकेगा। तो इससे एक चीज जाहिर होती है कि गुलाम हैदर पे जो दबाव है वो जरूरत से ज्यादा डाला गया है, उसको जरूरत से ज्यादा परेशान किया गया है, जिसकी वजह से ये नौबत आई है। जो कि इससे पहले 5-6 महीनों में इस तरह के लाइव नहीं होते थे या इस तरह की गुफ्तगू नहीं होती थी। अगर पहले में 2-3 महीने पहले ऐसा होता था तो हमें बताएं, तो हम उस बात पे करें। पहले कभी ऐसी गुफ्तगू नहीं सुनी। अभी जाके ये चीजें हुई हैं, तो फिर हर इंसान की एक लिमिट होती है। जब वो लिमिट रेड लाइन जब क्रॉस होती है ना, तो फिर कोई तमीज नहीं, फिर कोई चीज नहीं रह जाती। फिर अब गुलाम हैदर इस नौबत तक पहुंच चुका है कि उसके बच्चे जो हैं वो उसको छीन लिए गए, उसका घर बर्बाद कर दिया गया, सारी चीजें कर ली गई। अब उसकी एक जो लिमिट है ना, उसको क्रॉस किया जा रहा है। तो फिर हर इंसान की एक लिमिट होती है, वो जब उसको नहीं छेड़ना चाहिए और उस रेड लाइन को क्रॉस नहीं करना चाहिए। उस रेड लाइन को मेरे ख्याल में क्रॉस किया गया है, छेड़ा गया है, इश्ताल दिलाया गया, जिसके बाद ये मामला शुरू हुआ है। अब आप देखें ना एक चीज कि सीमा हैदर का बैठ के ये कहना कि सचिन मेरी बेटियों को नहलाता है, अब ये कितनी गैर मुनासिब बात है, आप मुझे बताएं। ये क्योंकि जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, हमारे लिए ये बड़ी मायूस सी बात है, बड़ी ये गैर मुनासिब बात है कि ये बात कहना। हमारे तो यहाँ पे इवन के कोई मामा चाचा भी इस तरह का फील नहीं कर सकता, वो भी आपके लिए नामहरम होता है। तो ये इसके साथ अभी तक शादी प्रूव नहीं हुई और इस तरह की बात करना कि वो मेरे बच्चों को नहलाता है, डेफिनेटली ये चीजें जो होती हैं वो तकलीफ पहुंचाती हैं। और फिर इस तरह की जी। चीजें चीजें कहना कि वो बच्चे तो उसके हैं ही नहीं, उसके पहचान है, वो बच्चे उसके नहीं तो फिर कहाँ से नेट से डाउनलोड किए हैं, कहाँ से डाउनलोड किए हैं बच्चे? बच्चे तो उसके ही हैं, सीधी साफ बात है। या कोई यूट्यूब चैनल जो तुमने बनाया वहां से डाउनलोड किए हैं बच्चे, कहाँ से आए हैं बच्चे? तो बात सीधी-सी है, इस तरह की जब आप बात करेंगे, अब अगर कोई वो प्रोफ़ेसर हो या एडवोकेट हो, वो इस चीज़ को समझ सकता है कि यार ये मुझे टारगेट कर रहे हैं। अब वो इस एक बंदा मेंटली तौर पे पहले ही डिस्टर्ब है, तो वो तो जो उसके ज़हन में आएगा, वो फिर अपना जज़्बात पे काबू नहीं रख सकेगा। इसको मैं अगर एक अल्फ़ाज़ में कहूँ, एक वर्ड में, तो मैं यही कहूँगा कि गुलाम हैदर अपने जज़्बात पे काबू नहीं रख सका। उसे चाहिए कि अपने जज़्बात पे काबू रखे और सीमा हैदर को छोड़े, कम से कम अपनी तहज़ीब का ख़्याल करे, क्योंकि उसकी तहज़ीब, बलोच बिरादरी की तहज़ीब, उसके सूबे की तहज़ीब, पाकिस्तान की तहज़ीब इस चीज़ की इजाज़त नहीं देती। मेरा बहुत सारे बलोच लोगों से उठना-बैठना रहता है। बलोच बिरादरी बड़ी गैरतमंद कौम है और ख़वातीन का एहतराम करने वाले लोग हैं। तो मेरा नहीं ख़्याल कि ऐसा होगा, इंशाअल्लाह इन फ्यूचर चीज़ें बेहतर होंगी। जी। लेकिन अच्छा, चीज़ है शायद मैं एक चीज कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से। कहीं न कहीं देखो, जब एक हस्बैंड, मैं अपनी बोलूंगा, अगर काश अगर मेरी बेटी, मेरी बहू या मेरे परिवार की कोई लेडीज बाहर अगर सड़क पे भी किसी के साथ नॉर्मल भी बात करते हैं, अगर हम देख लें, अगर किसी के पास खड़ी देख लें, तो हमारे को बहुत जोर से खून, हमेशा इंसान को अपनी आत्मा पे हाथ रख के सोच, हमेशा अपने अपने पे सोचो। तो मैं अपने पे उदाहरण दे रहा हूँ। अगर मैं किसी अपनी बहन बेटी को रास्ते में किसी अनजान आदमी के साथ बात करते देख लेता हूँ, 10 बार पूछेंगे क्या बात थी, कौन था ये, और हमारे को अचानक गुस्सा आ जाता है। तो कहीं न कहीं वो बिल्कुल। जो सीमा उस सचिन के साथ चिपक के ये सीन शान कराती है, चटक-मटक करती है, तो ये जब उससे उसका खून खुल जाता है। तो सीमा को भी मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाह रहा हूँ कि तू उसमें क्या संदेश देना चाहती है? तू एक नाजायज इंसान के साथ, इल्लीगल
मतलब एक नाजायज असामाजिक रिश्ते को तू बार बार चिपक चिपक करके, जैसा आदमी एक औरत अपने आदमी के साथ भी सबके सामने नहीं कर सकती, और तू चिपक चिपक के दिखाएगा करेगी, तो फिर वो गाली का जूते क्या, फिर आप उसको मजबूर कर रही है और आप उसको उकसा रही है। तो सीमा, आपको मैं कभी गाली मैंने नहीं दी है, और हमें पता है कि आप हुसैन साहब का और फयाज सर का आप जरूर लाइव देखती हैं, और मुझे पता है कि आप अभी भी देख रही होंगी या बाद में देखेंगी, या आप लोगों को कोई जानकारी देगा। तो आप एक किसी भी कोई भी, मैं एक सवाल सचिन से करूंगा, क्या सचिन की बहन किसी के साथ चिपक चिपक के इलीगल तरीके से बैठी होगी तो सचिन, उसका बाप, माँ बाप, जो सचिन का जो दादा है ना, उसका भी खून खोल जाएगा। तो कहीं न कहीं हमेशा अपने परिवार पे डाल के, अपनी आत्मा में सोच के हमको ये बात सोचनी चाहिए। मैं बहुत बड़ा वकील तो नहीं हूं, लेकिन मैं सीमा से ये कहना चाहूंगा कि कोई भी एक गैरतमंद औरत ऐसे चिपक चिपक के ऐसे ऐसे करके एक्टिंग करती है, हाथ रखती है, गाल पे ऐसे करती है, मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूं, मैं ज्यादा इस पे नहीं बोलूंगा, लेकिन तब उसको गुलाम हैदर को शायद गुस्सा आता होगा। और हमें कहना आसान है, लेकिन फिर भी जैसे गुलाम हैदर साहब ने कहा कि मैं घसीट घसीट के मारूंगा, इससे तो वो उसकी भावनाएं, हम उसके गुलाम हैदर के साथ हैं, लेकिन कहीं न कहीं दूसरी तरफ ये संदेश जाता है ये तो बड़ा हिंसक है और इसको इंडिया का वीजा ना दिया जाए। तो एपी सिंह चाहते हैं कि उसको उकसाना, और हो सकता है एपी सिंह ने साहब ने सीमा को कह रखा है उसको उकसाए, और वो अपना उसको टारगेट बना रहे, वो कोई गलती और करे, वैसे वैसे गुलाम हैदर करता जा रहा है। जी वो कोई गलती करेगा, कोई भंड मारेगा तो उसका फायदा एपी सिंह या सीमा को होगा। ये वाली बात तो बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं। सर, एक ये आपसे मुताल्लिक है, मैंने पहले भी कुछ देर पहले भी अर्ज़ किया कि आपके साथ जुड़ना, जितने भी इंडियन बहन भाई ये जुड़ते हैं जिस तरह पाकिस्तानियों के साथ, तो हम बड़ी रिस्पेक्ट के साथ, इज़्ज़त के साथ आपको साथ लेते हैं और कोशिश जी करते हैं कि जी जो इंसानी जी पहलू हैं, लीगल पहलू हैं, उनके ऊपर गुफ्तगू हो। कभी किसी के धर्म जी के जी खिलाफ कोई बात नहीं होती। तो नहीं सर, नहीं गैर कानूनी तौर पर सीमा वहाँ मौजूद है। एटीएस ने अब तक कोई वहाँ पेशरफ्त नहीं दिखाई। हुकूमत ने कोई बड़ी कारनामा अंजाम नहीं दिया है, एफआईआर दर्ज करने के बावजूद भी वहाँ पर वो मौजूद है और धड़ल्ले से सारी चीज़ें कर रही है। अच्छा, एक हमारे व्यूअर्स हैं, उसमें अवाद नारायण नाम आ रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं जी मैं अनिल कुमार साहब के खिलाफ एटीएस में शिकायत दर्ज कराऊँगा। मतलब ये है कि जैसे आप बहुत बड़ा गलत काम कर रहे हैं, गुनाह का काम कर रहे हैं, मुल्क के कानून तोड़ रहे हैं, हमारे साथ लाइव आते हैं, शायद उनको ये शिकायत होगी कि आप पाकिस्तानियों के साथ लाइव क्यों करते हैं? मेरे ख्याल में ये जी शिकायत इस किस्म की आपके जी साथ जी खिलाफ जी शिकायत करना चाहते जैसा हैं। कि जी, मेरे पास बहुत फोन आए, और एक अफ्रीका से एक धमकी भी आई हमारे पास। एक अफ्रीका से उसके पक्ष में आया और एक विपक्ष में भी आया, क्योंकि मेरे को ये बोला कि भाई आप जो गुलाम हैदर चुद्दा चप्पल दिखा रहे हो उसको प्रमोट क्यों करते हो। मैंने कहा मैं प्रमोट बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, इसीलिए मैंने इस चीज को एक्सप्लेन किया है कि भाई कहीं कहीं किसी की बहन बेटी बीवी सरेआम ऐसे दूसरे के साथ चिपक के बैठी होगी तो तुम क्या सोचोगे। अपनी आत्मा पे हाथ रख के सब अपने अपने घरों में सोचें, और फिर अनिल को गलत ठहराएं। जी, मैं ये कहना चाहूंगा। और जैसा कि मैंने देखा है कि भाई जो हम सरकार नहीं है, आप और हम एक आम इंसान है, एक आम इंसान के नाते, एक इंसानियत के नाते, एक ह्यूमैनिटी के नाते आपसे हमारा दिल का लगाव हो रहा है, और मैं हर लाइव में आपका शुक्रिया अदा करता हूं, और इसलिए कई लोगों को ये बात खल रही है। और जैसा कि हमारी जो बहन बेटियां हैं उन्होंने मतलब इस चीज को, कुछ आदमी जैसे हमारी बहन बेटियां हैं, जैसे पूनम जी हैं, आज तक एक बार भी नहीं आई, अभी वो 10 दिन के लिए घूमने गई हुई थी, तो उन्होंने एक बार भी आकर के अगर फयाज रामे साहब का शुक्रिया अदा कर देते कि आपने हमारी इज्जत को समझा और आपने ऐसा किया, मैं इनडायरेक्ट बता रहा हूँ, तो कहीं कहीं मेरे मन को शांति मिलती, और मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि मैं अकेला पड़ गया, और मैंने उनके लिए आवाज उठाई, और वो मेरे को पीछे से को सपोर्ट तो पूरा मिल रहा है, लेकिन मैंने अकेले ने ऐसे जो उनकी जो तंग करने वाला था उनको बाहर का रास्ता नहीं दिखाया। उसमें शेख फैसल साहब और साहिद हुसैन साहब, डॉक्टर सुजात जी, इन सब का, आप सब लोगों का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। तो मैं इसीलिए बार बार कहीं कहीं मुझे मेरी आत्मा में टीस उठती है कि देखो कि जो लोगों ने जिन लोगों के लिए लड़ाई लड़ी, आप उसको मेरे को अकेला छोड़ करके बोलेगी जी ठीक है, ओके ओके ओके। तो कहीं कहीं इस चीज से देखो, मैं जो आप लोगों ने मेरे साथ हमारी बात मानी और हमारी माँ बहनों की इज्जत रखी, और आपने भारत और पाकिस्तान ना देखते हुए आपने ऐसे सोचा कि सबकी बहन बेटियां अपनी बहन बेटियां हैं, आप एक बहुत इज्जतदार घराने से ताल्लुकात रखते हैं, आपने हमारी बात मानी है, तो कम से कम ये लोगों को सोचना चाहिए। और मेरा यही कारण है कि मेरा आप साहिद हुसैन फैसल साहब और ये जो फयाज सर है, इनसे मेरा दिल का लगा हुआ, और डॉक्टर सुजात जी से तो अभी 1-2 बार बात हुई है, और रोशन अली से साहब से एक बार बात हुई डॉक्टर सुजात जी के लाइव पे मेरी। तो कहीं कहीं वो
आप विशेषकर आप तीनों से जो फियाज सर है, डॉक्टर सुजात जी है, शाहिद हुसैन है, फैसल साहब है, तो मैंने आज एक लाइव में एक बात कही है सर, आपको पसंद नहीं आएगी क्योंकि मैं एक अनाड़ी अनपढ़ आदमी हूँ और हमारे सामने सीनियर एडवोकेट बैठे हैं। तो मैंने एक आज चीज सोची है कि रोशन अली साहब को आगे करते हुए आप फियाज सर, शाहिद हुसैन सर, फैसल साहब, डॉक्टर सुजात जी, आप 5 आदमियों की एक टीम बनाइए गुलाम हैदर को साथ लेकर के, और एपी सिंह के साहब के सामने एक सामाजिक तौर पे, जैसे 2 गांव में पंचायत होती है कि भाई आप सीमा हैदर को समझाइए और आप ईमानदारी से उसका जो ब्रेन वॉश कर दिया आपने उसको वापस समझाए, हम उसकी पूरी सपोर्ट करेंगे। और लिखा पढ़ी करके कि भी उसका कुछ वहां पे कोई ऐसा, हमारी पंचायत में ऐसा होता है कि ऐसा चलो इसको माफ करो, आज के बाद में नहीं होगा, 4 आदमियों के बीच में जबान दी जा रही है तो इस सीमा को मारा नहीं जाएगा, वैसे करके अगर एपी सिंह साहब पीछे हट जाते तो मैं नहीं समझता हूँ कि जो रीढ़ की हड्डी सीमा की टूट जाएगी और वो आपके हवाले कर दे और बैठ करके दो मुल्क में एक भाईचारा कायम होगा। मेरी सोच है, हालांकि होगा हो ना हो, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि आप एक प्रस्ताव लिख के लिखित रूप में एक साइन करके और एपी सिंह साहब को उनके ऑफिस में मेल पे डालिए और फिर उनका क्या फीडबैक आता है, और कहीं कहीं अगर वो आपकी बात को एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो मैं समझता हूँ कि वो सामाजिक दृष्टि से एक बार फिर लोगों की नजरों में गिर जाएंगे। जी अच्छा सर, रामे साहब, क्योंकि सर रामे साहब, आपने देखा कि मिर्चेंट साहब से, ज़ाहिर है मिर्चेंट साहब का बात कर रहे हैं, मिर्चेंट साहब के अल्फाज से, उनकी गुफ्तगू से, उनकी बातों से हमारे जो इंडियन बहन भाई हैं उनको तकलीफ होती थी। तो चूंकि इन्होंने अनिल साहब हैं या जितने भी लोग हैं उन्होंने अच्छा रिस्पॉन्स दिया, तो इसलिए हमने उनको तकलीफ ना हो इसलिए उनसे अलग हो गए, उनसे बॉयकॉट कर लिया। तो ये तो एक अच्छे ताल्लुक की और इसकी बुनियाद होती है कि एक दूसरे की हम रिस्पेक्ट करते हैं, तो एक दूसरे की जब भी दिल आजारी हो तो हमें अवॉइड करना चाहिए, और हमने किया भी, करके दिखाया भी आपको। सर आपकी क्या राय है रामे साहब? आपकी सर आवाज नहीं आ रही रामे साहब। दोबारा ज्वाइन करेंगे सर। ये बात यही है कि आपको या कोई भी ऐसे लोग जिनको तकलीफ हो, दुख हो बात से, वो इंसल्ट फील करें, तो हम बिल्कुल दिल से चूंकि कदर करते हैं तो इसलिए हमने वो चीज से अवॉइड किया कि कोई और ऐसा हमारे प्लेटफॉर्म से आगे किसी बहन की, बेटी की कोई इंसल्ट ना करे, कि उनको बुरा भला ना जी बोले। तो हमने भरपूर जी कोशिश की, जी बाकी जो भी लोग। जी, जी जैसा कि आपको पता होगा, मैंने सुना है कि आप सब लोगों को उसमें मैं भी इंक्लूड हूं, और हमारी मुस्कान बहन को भी ये कहा गया कि उसका बैंक का अकाउंट जांच करिए, वो कोई शेरनी नहीं है, वो रोने का नाटक करती है। हालांकि मैं भी उनको शुरू से, मेरा मर्चेंट के बारे में उनसा मतभेद था और मुस्कान बहन से हमारा कोई नहीं है। मैंने आज लाइव में आके उनको बोला है और बैक स्टेज भी मैं उनसे मतलब बात करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब हमारी मुस्कान बहन का नाम लिया तो मुझे आप लोगों की याद आई कि कैसे आपने भी, देखो इधर वाली बहन बेटियों को, वो भी आपकी है, तो आपने बिल्कुल एक्शन लिया। और मैं मुस्कान बहन के बारे में जो उस आदमी ने, लंगूर ने जो बोला है आज बहुत गलत बोला है, और मैं उसको सोशल ही हम जवाब देंगे, और उसका जरूर, उसका जैसे पहले बदला लिया है उसका भी बदला लिया जाएगा। बदला नहीं कहूंगा मैं, उसको सबक सिखाएंगे और सोशल मीडिया के माध्यम से सिखाएंगे, जैसा उसने सोशल मीडिया को, और जैसा कि आपने देखा होगा, आपने सुना होगा या नहीं सुना मुझे नहीं पता, आप सब लोगों को टारगेट किया गया है, आप लोगों को कहा गया है कि आप लोग भारत के बिके हुए हो, आपके बैंकों की जांच करनी चाहिए। और जो लंदन में हमारे एक भाई बैठे हैं, मैं उनके बारे में कुछ जानता नहीं हूँ, मैंने पहली बार उनको सुना, और वो देखो उनकी फूट का फायदा उठा रहे हैं। और मैं तो उस भाई को यही कहना चाहूंगा कि जो 4 भाइयों के साथ मिलके नहीं चलेगा, हम उसको तो गद्दारी कहेंगे, और वो अपने भाइयों के साथ गद्दारी ना करें, और पीछे की जो अपने की छोटी मोटी बातों की वो इसमें जो कोई इशू नहीं दुश्मनी वो ना सर। रामे निकालें। साहब, अब जी बस मैं उनको, और हमने भारत में जी आप एक और फैसला किया कि कोई आदमी उसका लिंक शेयर ना करे, क्योंकि उनको गिने 4 लोग देखते हैं, और हम उनको सोशल मीडिया पे आने से रोकेंगे। और मुस्कान बहन को, जो मैं आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ, मुस्कान बहन को मैं आपको चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि जब हमारी बात चल रही थी तो मुस्कान बहन के भी मतलब चेहरे के बारे में और उनके फिजिकली के बारे में मेरे पास एक ऑडियो आया था, तो मैं उसको वायरल नहीं करूंगा। और मेरे को कई लोगों ने कहा कि वायरल कर दे क्योंकि मुस्कान भी तुम्हारे खिलाफ बोलती है, तो मैंने बिल्कुल वायरल नहीं करूंगा, क्योंकि मुस्कान के लाइव में भी उसने हमारी बेटी को टारगेट किया था, 2-4 बार किया था, मोदी जी को गाली दी थी। लेकिन मैं उन सब बातों को बोल के मेरे सामने फियाज रामे साहब का और शाहिद हुसैन फैसल साहब का, डॉक्टर सुजात जी का चेहरा घूम रहा था कि देखो कैसे उन्होंने एन मौके में हमारी, मतलब एक तरह से मैं तो कहता हूँ हमारी बहन बेटियों की लाज बचाई, जो सबको टारगेट कर रहा था, जो बाहर बैठा है। ठीक है, तो मुझे मुस्कान बहन, मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से मुस्कान बहन को कहना चाहूंगा
कि उसने आपको बहुत गंदा गंदा बोला, हमारे पास सारे वॉइस नोट है, और उसने आपके बारे में लाइव में बोला, आपने आपको गद्दार कहा है, और हम सब फयाज रामे साहब और शाहिद हुसैन साहब सब मिल करके उसको फिर और भी वहां से भी बाहर का रास्ता दिखाएंगे। जहां पे वो बैठा है ज्यादा दिन वो टिक नहीं पाएगा, क्योंकि एक इंसान अगर गलत है उसको वो हमेशा गलत ही रहेगा। और उसके कहने से मैं फिर कहना चाहूंगा, जितने भी हमारे भारत के भाई बहन देख रहे हैं, जितने भी पाकिस्तान के भाई बहन देख रहे हैं, कि फयाज सर और हुसैन साहब, शाहिद हुसैन साहब, डॉक्टर सुजात जी, रोशन अली जी, सर साहब, इन्होंने हमारे बहन बेटियों को अपनी इज्जत समझा, और उन्होंने कहा कि जो आपको गाली देगा हम उसको कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और अब उसी की दुश्मनी निकालते हुए हमारे फयाज सर को, शाहिद हुसैन साहब को उस एक पर्टिकुलर एक मतलब देखो आपस की दुश्मनी निकालने, आपस के एक रंजिश के चलते, और उसने वहां पे हाथ मिला लिया है। लेकिन मैं वादा करता हूं हम उसका नाम नहीं लेंगे, ना उस चैनल को प्रमोट करेंगे, ना उसको कोई लोग देखेंगे, और वो खुद अपने अपने मुंह के बल गिरेगा वो आदमी। मैं उसका नाम नहीं लूंगा, वो आदमी मैं उसको जानता नहीं हूँ जी। सर आपकी क्या राय है रामे साहब? सर फिर वाइंड अप करेंगे। डॉक्टर साहब ने कहा था आएंगे, डॉक्टर साहब नहीं आए और फैसल भाई भी थोड़ा मसरूफ है, तो आप फरमाइएगा फिर वाइंड अप करेंगे सर। जी जी, बहुत शुक्रिया शाहिद भाई आपका। देखिए मैं एक बात करूंगा, देखिए मर्चेंट साहब के साथ हमारा जाती कोई मामला नहीं था। शुरू में जब ये मामला हुआ तब भी मैंने बड़ा स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स दिया था, फिर आपने भी। और आजकल आपने देखा कि सिर्फ ये जो हमारी बहनें हैं या भाई हैं, उनकी बेसिस पे ही हमने ये बात की। लेकिन मुझे एक बात का बड़ा अफसोस हुआ कि यहाँ पे मुनाफिकत बहुत ज्यादा है, आप कह लें कि दो चेहरे बहुत ज्यादा हैं यहाँ पे। हमें इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए मैं मेंटली तौर पे, क्योंकि अदालतों में रहता हूँ, मैं बहुत सारी चीजों को सीखते हैं हम रोजाना। अब मर्चेंट साहब की जो शख्सियत है, वो ना मेरा कोई नुकसान कर सकते हैं, ना शाहिद भाई का कोई कर सकते हैं। हम जो काम कर रहे हैं, हमने करना ही करना है। इससे पहले भी कई लोग आए, आगे आने वाले वक़्त में भी आएँगे, मुख्तलिफ, हमें उससे नहीं फ़र्क पड़ेगा। लेकिन एक चीज़ का मुझे बहुत अफ़सोस हुआ कि जब कभी वो इस प्लेटफ़ॉर्म पे आते थे या मेरे प्लेटफ़ॉर्म पे आते थे और मेरी कोशिश होती थी, मैं इस चीज़ को ऑनेस्टली कह रहा हूँ कि मेरी कोशिश होती थी कि वो किसी को टारगेट ना करें। और मैं उस वक़्त भी कोशिश किया करता था कि कंट्रोवर्सी को स्टॉप किया करें, यही आप करते थे। लेकिन उस चीज़ को ये पॉइंट आउट किया जाता था कि जी शाहिद साहब प्लेटफ़ॉर्म देते हैं, फयाज़ साहब प्लेटफ़ॉर्म देते हैं, फैसल साहब देते हैं, शुजात अली साहब देते हैं। अब जब हम सब ने उसको बायकॉट किया, बायकॉट करने के बाद उसकी तोपों का रुख जो है ना, वो हमारी तरफ है, ठीक है? जी, और गोले सुबह दाग रहा है। और सुबह जी, सुबह-सुबह हमें मैसेज आ जाता है कि बड़ा ज़बरदस्त, उस मैसेज से हालाँकि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तो एक छोटा-सा गुड जवाब, मॉर्निंग का मैसेज करता था। जी, जी, मैं तो जवाब में उनको एक मैसेज करता हूँ तो वो फ़ारिग हो जाते हैं। लेकिन उस चीज़ को हमारे किसी भी इंडियन बहन ने या भाई ने कंडेम नहीं किया कि ये गलत बात है। तो जब चीखें निकलती हैं, फिर कहते हैं कि फयाज़ जी, साहब और जी, मैं करें। आपकी बात का जवाब दूँगा। जी, 1 मिनट 1 साहब, मिनट। 1 मिनट, देखें, जी, आप बात कर रहे हैं। कल भी मुझे एक इंडियन बहन ने मैसेज किया कि फयाज़ साहब, मुझे किसी ने कहा है कि आपने मुझे थप्पड़ मारने की बात की है। हालाँकि मैंने उस सेंस में बात नहीं की थी। मैं अब भी ये बात करता हूँ कि एक शख्स, मैं अनिल साहब के साथ बैठ के ये कहूँ कि जी मेरी दोस्ती है अनिल साहब के साथ, बल्कि इनकी गैर मौजूदगी में कहूँ कि जी मेरी बहुत बड़ी दुश्मनी है, अनिल साहब तो बड़े गंदे आदमी हैं, और जब ये मेरे सामने हो तो मैं कहूँ जी मैं, आप तो बहुत अच्छे इंसान हैं, ठीक है? तो फिर मैं ऐसे शख्स के बारे में क्या राय रखूँगा? तो मैंने जी, इस जी। रियासत को बात की थी। कल भी मुझे मैसेज आया तो मैंने उनको जवाब में एक मैसेज किया, मैंने कहा आपका अपना दिमाग नहीं है, आपको जो भी कोई किसी तरह से क्लिप भेजता है आप उस पे अमल करती हैं। आपको ये बात सोचनी चाहिए कि आपकी वजह से तो हमने फारिग किया, नहीं तो मुझे क्या एतराज़ था? मैं तो उसे अभी भी प्लेटफ़ॉर्म दूँ, वो भागा-भागा आता है, आएँ जी। मैं आज जो उसका निशाना बन रहा हूँ, शायद जो उसकी तोपों का निशाना बन रहा है, क्यों बन रहा है? वो आप लोगों की वजह से, क्योंकि एक जी, ऑनेस्टली पैरामीटर में रहकर हमने उसको रोका, और यही इख्तिलाफ है, आगे भी हम करेंगे। लेकिन इससे हमारी सब बहनों को ये सोचना चाहिए, जितने भी इंडियन हैं, कि हम लोग ना पहले किसी कंट्रोवर्सी का हिस्सा थे, अब भी अगर इन चीज़ों का टारगेट बन रहे हैं, तो वो आप लोगों की बहनों की इज़्ज़त की वजह से बन रहे हैं, और कोई मामला नहीं। जी।
जी जी, मैं रामेश साहब आपको एक बात कहना चाहूंगा। मेरी आज सभी बहनों से बात हुई है, तो कहीं न कहीं वो मतलब आपके चैनल पे आके उस चीज को बार बार कहना नहीं चाहती, लेकिन सभी के दिल में आपके लिए एक बहुत बड़ा आदर है। मैं जितने भी आपके चैनल के सुनने वालों के मैं बता देता हूँ कि आज हमारी मुझे अपनी बहन अमिता मलिक जी से, पूनम जी से, एएस से, इन सभी बहनों से मैं बातचीत कर रहा हूँ। मैंने उनको कहा कि आप जाकर के उनका शुक्रिया अदा करिए, तो उन्होंने ये कहा कि उनकी जो फयाज रामेश साहब की जो इज्जत है वो उनके दिलों में है और वो उनको याद रहेगा, और उनको वो बार बार वहां जाकर के उस चीज को वो कहना नहीं चाहती हैं। और मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि जो आप पे गोला दागा गया है उस चीज की हम कंडम करते हैं, और हम इंडिया में उसको हम उसको बताना ही नहीं चाहते क्या हो रहा है। हमने उनको वो छुपा के रखा हुआ है कि वो इंडिया में, यहाँ पे इंडिया में उसका नहीं है कोई है। हम उसको फैलने नहीं देंगे, उसका लिंक नहीं फैलने देंगे, उसका नाम निशान मिटा देंगे इंडिया के अंदर से। मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि जो भी इंडिया का आदमी उसका चैनल देखेगा, हम उसको ट्रोल नहीं, उसको गद्दार नहीं, उसको टेररिस्ट, आतंकवादी और देश की बहन बेटियों का इज्जत का सौदागर कहेंगे। तो इसलिए मैंने और हमारी जो मेरे पास जो दूसरी हमारी जो टीम है जो हमारे साथ काम कर रही है, सबने, हमने, हमारी माता बहनों ने, हमने फैसला किया कि आपस में भी कहीं से भी व्हाट्सएप पे भी उसका लिंक शेयर ना करें, क्योंकि उसको गिनती के 4 लोग देख रहे हैं और वो ऐसे अंधेरी राहों में गुमनाम चेहरा अचानक ही गायब हो जाएगा, जैसे कि वो हो गया। क्योंकि सच्चाई की हमेशा जीत रहती है। और आपका मैं शुक्र, ओहो हमारे फैसल साहब आगे हैं। और फैसल साहब आप तो इसकी मोहब्बत देख लें, मैं भी बेड से उठ के आया हूँ, फैसल साहब भी वहां से पहुंचे हुए हैं। जी बड़ा मतलब बिल्कुल आप मैं हंसते हुए आए और हमें बड़ा अच्छा लग रहा है। एक मिनट, जस्ट अ मिनट, मुझे एसी ऑफ करने दें, जस्ट अ मिनट। अब देखिए लोग ने अपर पहनी हुई और आप एसी चला के बैठे हो सर। यहाँ तो मैं सर सर्दी एक्चुअली है मैं हमारे इस यहाँ तो वक्त बहुत जो है जोर ना वो की। एक दावत पर आया हुआ था, लेकिन मैं आप लोगों की लाइव देख रहा था, तो हाँ मैंने जी कहा चलें जाते जाते जो है ना वो थोड़ा सा एंट्री करते हैं। कैसे हैं आप जी लोग? जी अनिल जी, आप काफी देर से मेरा नाम ले रहे थे, तो मैंने कहा आ जाते हैं, फिर आप इतनी देर से बात जी कर जी रहे हैं। जी आपका हंसता हुआ चेहरा देख करके ना बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन आप ये जो हमारे जो छोटे भाई हैं फयाज सर, आप इनको समझा दीजिए कि प्लीज हंसते रहिए। जो गोले दागे जा रहे हैं वो इनका जो गोला है वो 100 mm की प्लेट पे दागा जा रहा है। मामूली गोली आ रही है, उसको कोई असर पता भी नहीं लगेगा गोली आई कि नहीं आई, तो उसको कहीं कहीं हम उसको रफा दफा कर देंगे। और इंडिया में उसका हम बिल्कुल प्रचार प्रसार नहीं होने देंगे, किसी को कुछ नहीं देखने देंगे। वो जो बोल रहे हैं और वो लंगूर समझ जाएगा कि अगर तेरे अंदर ताकत है तो इंडिया के अंदर तू एक भी सब्सक्राइबर उसका करके दिखा दे, हम तुमको मान जाएंगे। कोई भी हमने उसका लिंक शेयर नहीं किया, यहाँ तक कि हम आपस में भी शेयर नहीं कर रहे। और मेरे को तुरंत ही खबर आ गई थी, क्योंकि हमारे आदमी वहां से कई लोग कई जगह से जुड़े हुए हैं, तो हम सब ने फैसला किया कि उनका नाम नहीं लेंगे, उनका जिक्र मत करो। अगर हमने उनको जिक्र किया तो उनको लगेगा कि हाँ हमारी बारूद, हमारा निशाना सही लग रहा है। अरे वो तो मामूली मामूली छर रहे हैं। और हमारे फयाज सर का सीना है ना 100 mm की प्लेट से बना हुआ है, 4 इंच की लोहे की मोटी बॉडी, बुलेट प्रूफ इनकी बॉडी है, तो उनका कोई असर नहीं होगा, बिल्कुल असर नाकाम हो जाएगा। मैं सर ये यहाँ देखिए पे लग रहा है रामेश साहब, कुछ लग रहा है आपको देखने महसूस तो नहीं नहीं हो रहा? नहीं मोटी प्लेट है। आपका असल में पता है क्या, तांबे से बना हुआ सीना मुझे तकलीफ जरूर हुई है, मैंने मारने की कोशिश की, उल्टा मुझे तकलीफ हो रही है। अच्छा मैं यहाँ पे एक बात करूंगा, देखें ये अनिल साहब, देखें आप लोग उसको बुला करें या ना करें वो चले एक सेपरेट चीज है। जी वो मैं एक चीज और बोलूंगा, वो इंडिया के किसी चैनल पे कभी नहीं आएगा। वो जी जी लंगूर और वो जो लंगूर का सपोर्टर, मैं आपसे वादा करता हूं कि जितनी भी बहन बेटियां हैं मुझे से बहुत गहरे टच में, मेरा बहुत आदर सम्मान कर रही हैं, और उन्होंने हमें से तय दिल से 101% 24 घंटे तैयार रहने को कहा गया है कि जब बोलोगे जिस पे भी हम मतलब सोशल मीडिया से हमला करना है, जिस चैनल के माध्यम से उसको नीचा दिखाना, हम तैयार हैं। और हमारे देश की बहन बेटियां आपका हमेशा मेरे हवाले से उन्होंने संदेश पहुंचाया कि फयाज रामेश साहब को आप लोग ही बोल देना, हम उस चीज को बार बार नहीं उछालना चाहते कि हम जाएं और फिर उनको वही मुद्दा चले। तो मैं भी ये चाह रहा हूँ कि आज हमारा लास्ट दिन है, और वो उनके जो छोटे छोटे जो बारीक छड़ रहे हैं ना गोलियों के, वो आते रहेंगे, पता भी नहीं लगेगा, हमारी बातें ऐसे चलती रहेंगी। और मैं उस लंगूर को कहना चाहता हूँ कि इंडिया के अंदर कोई आदमी तुम्हारी बात का सपोर्ट नहीं करेगा, और तुम इंडिया के किसी चैनल पे आने के काबिल तुमको हम कभी नहीं छोड़ेंगे, और कोई नहीं लाएगा। मैं नाम लेके बोल रहा हूँ, जो अभी हमारे जो मेन चैनल है साक्षी जी का, अमिता एडवोकेट मलिक साहब का, वो तुमको जूते भी नहीं मारेगी। और तुमने उन्होंने मतलब मैं नाम नहीं लूंगा, सब इन सब बहन बेटियों को भी चैलेंज करता है कि तुम मेरे को चैनल मिल लोगे तो मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। और मुस्कान को भी उसने ऐसे कहा, और मैं मुस्कान की को जो बोला है मैं उसका बदला जरूर लूंगा उससे। और मैं इससे वादा करता हूँ
यदि हमारे चाहे वो कहीं भी अगर गुजरात में होता तो उसकी इतनी औकात थी नहीं बोलने की, हम कोर्ट में यकीन नहीं रखते, फिर हम गुलाम हैदर साहब वाला जूता उठा लेते उसके पास जाकर के। लेकिन अब क्या करें, वो दूर बैठा है तो हम दूर बैठा है, जिस तरीके से उसने हमला किया हमको उसको उसी की भाषा में जवाब देंगे। और मैं उसके साथ देने वाले मैं इंसान को गाली तो नहीं दूंगा, क्योंकि वो हमारे फयाज रामे साहब का भाई है, तो हम उसकी फयाज रामे साहब की शर्म करते हुए हम उस भाई को बोलना चाहेंगे कि प्लीज अपना जमीर मत बेचिए, अपना जमीर मत बेचिए, हम आपसे यही दरख्वास्त करते हैं जी। नहीं, वो गिर के मेरे कौन से भाई, मुझे नहीं समझ आई वो किन के पास हैं। जी शायद भाई आपको जी वो बिल्कुल आपके भाई है कुछ। नहीं जी आपके जिनके चैनल पे बोला वो आपके ही भाई है जी। अच्छा चले, मुझे नहीं पता। बहरहाल मैं इसमें यही कहूंगा, देखें जिस तरह के अल्फाज वो इस्तेमाल करते हैं ना, जिनके चैनल, जी सर, जिनके चैनल पे बैठ के आपको आतंकवादी कहा गया है और आपके बैंक अकाउंट जांच करने की बात कही गई है, मैं उस भाई को बोल रहा हूँ, अरे शर्म कर ले, जो अपने भाइयों के खिलाफ ही बोल रहे हैं। वो मेरे अगेंस्ट है, वो मेरे अगेंस्ट है, उनसे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। मैं सिर्फ मुख्तसर सी बात ये करूंगा, मैं तो उनको सुनता भी नहीं हूँ। जिस तरह के अल्फाज वो शाहिद भाई के बारे में या मेरे बारे में आजकल इस्तेमाल कर रहे हैं ना, वो इस तरह के यकीन करें मैं तो सुनने का आदी नहीं हूँ। और अगर उनमें कोई ऐसी बात है तो मैं सिर्फ एक ही लफ्ज कहूंगा कि अगर वो पाकिस्तान में बाई फेस मेरे सामने आकर ये बात करें तो करें। अब मैंने एक सितारा यासिन, मैं एक बात बता, एक मिनट, मैं तो कह रहा हूँ आप उसका नाम ही मत लो, आप उसको प्रमोट मत करो, उसका जिक्र भी मत करो, बस खत्म, वो मिट्टी में दफन करो उसको। और मैं आपसे एक और वादा करता हूँ कि उसको हम धूल चटा देंगे, उस चैनल वाले को भी उसको धूल चटा देंगे। और उसको कोई बात नहीं, देखो हम आप थोड़ा टाइम दो, मैंने सबको उसको बस हैंडल कर लिया है, और जरूर वक्त आने पे उस पे भी हमला तगड़ा किया जाएगा और वो अपने मुंह के बल गिरेगा, क्योंकि सच्चाई की जीत होती है, हम झूठ का सहारा नहीं लेते। सुन ले, मैं एक बात करूंगा नील साहब, यहाँ पे मेरे पास एक केस होता था, सितारा यासिन केस। अच्छा, मैं आज यहाँ बताना चाह रहा हूँ, वो वहां पे एक मोहतरम होते थे जो बहुत सारी खवातीन को उन्होंने डरा के रखा हुआ था, और वो ये कहते थे कि जी मैं डिजिटल रेप करूंगा। अच्छा, पहले मुझे समझ कि डिजिटल रेप होता क्या है, खैर भाई, मैं कहा डिजिटल रेप कौन सा होता है। फिर मैं कहा यार ये यूट्यूब पे बैठ के गालियां वगैरह देखा तो शायद उसको डिजिटल रेप कहते हैं, ये कोई ऐसा मामला है। अच्छा, केस आ गया मेरे पास, सऊदी अरब की एक खातून का। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि भाई आपकी मेहरबानी है, उन्होंने इसी तरह से जिस तरह से ये मोहतरम सुबह गुड मॉर्निंग का मैसेज भेजते ना, और जिस प्लेटफॉर्म पे ये पहुंचे ना, वो उनके साथी थे। कभी हुआ करते थे, पुरानी बात है, जाहिद खान उनका नाम था, मैं मुलजिम का नाम भी आपको बता। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप केस लड़ें, आप बेहतर यह है कि आप आपस में बैकडोर सेटलमेंट कर लें, अदरवाइज मैं तो केस लड़ रहा हूँ यार, मैं नहीं लड़ूंगा तो कोई और लड़ेगा, आप मेहरबानी करके मेरे बारे में इतनी अच्छी अच्छी तारीफें ना किया करें, बाकी जिसको जो मर्जी कहें। लेकिन वो नहीं माने, और वो अदालत में आए, 2-3 दफा उन्होंने इसी तरह से हरकत की। एक दिन अदालत में वो आए, बस फिर हम किसी और मूड में थे, हमने फिर बिठा के उनको सिर्फ चाय समोसा पिलाया है, चाय समोसा पिलाया जो उनको आज तक याद है। उसके बाद वो यूट्यूब पे नजर नहीं आए, और जिस प्लेटफॉर्म पे मर्चेंट साहब जाते हैं वो उसी प्लेटफॉर्म के हिस्सेदार थे। तो मर्चेंट साहब से मैं सिर्फ यही कहूंगा कि हम आज भी उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। हमारा सिर्फ मामला ये था कि आप खवातीन पे बैठ के, आप महजब लोगों में बैठते महजब गुफ्तगू किया करें, उनसे हमारा जाती कोई नहीं था, लेकिन उन्होंने नहीं की तो उनकी मर्जी है, खैर। लेकिन इस पे तो साथ ही साथ मैं थोड़ा सा मायूस हुआ था खवातीन के हवाले से, क्योंकि एक तरफ अगर कम्युनिकेशन को स्टॉप किया जाता है शायद भाई, साथ ही फिर दूसरी तरफ से शरारत भी होती है, जो कि नहीं होना चाहिए, और कोशिश ये की जाती है कि हम आप या मैं उसमें पार्टी बन के करें। एट द एंड हमने अगर कोई स्टेप लिया तो उन बहनों के लिए लिया है, और इम्प्रेशन यही देने की कोशिश की जा रही है कि शायद हमने पार्टी बन के की। ऐसा नहीं है, सिर्फ उन बहनों के लिए एक स्टेप लिया है, और अभी भी सिर्फ इसी वजह से लिया कि उन्होंने इस हद तक बदजुबानी की जो कि किसी भी सूरत जो है वो काबिल बर्दाश्त नहीं थी। तो मैं तो इसमें ये अरे सर आप उनका नाम मत लीजिए प्लीज, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। देखो आप उनका प्रमोट कर रहे हैं, लोग कहेंगे क्या है। देखो उनको वो अंधेरी गुमनाम खाइयों में पड़े, उनको पड़े रहने दीजिए। और मैं ये कहूंगा कि उन्होंने अपनी कम्युनिटी के बारे में ये भी लिखा है कि उसने तो ईमेल भी कर दिया, क्योंकि वो अमेरिका का प्रेसिडेंट है, वो गुरु बंदर, उन्होंने आपके खिलाफ एक ईमेल किया है, वो किया कम्युनिटी पे, मैंने पढ़ा। सुनो जी, मैं इतना एक्टिव हूँ
मैं एक एक पल पल उन पे नजर बनाए हुए कि वो अपनी कम्युनिटी पे क्या लिख रहे हैं, कैसे लिख रहे हैं। और हम हमारी आपस में जो इंडिया में अंदर अंदर डिस्कशन चल रही है, मैं लाइव में नहीं बोलना चाहता हूँ, और हमने फैसला किया कि उनका कोई नाम नहीं लेगा, उनका कोई जिक्र नहीं करेगा यहाँ पे, उसको पड़ा रहने दो। और वो जो चैनल वाला है उसको भी एक दिन बाहर का रास्ता दिखाएंगे जल्दी। थोड़ा सा हम सोच रहे हैं कि कुछ न कुछ एक अच्छा प्लान करके वो भी बाहर का रास्ता देख लेगा। और मुझे पता है कि वो भाई जरूर सुन रहा होगा। आज हम उसको भाई बोल रहे हैं, और जैसे हम उस लंगूर को लंगूर बोल रहे थे, तो कहीं कहीं देखो वो भी लंगूर का भाई, छोटा अंगूर ना बने। और हम उसको बस इतना ही कहना चाहेंगे जी, बस वो समझ रामी गया साहब होगा। और सुनो, मैं उस लंगूर को कहना चाहता हूँ कि इधर 140 करोड़ लोग हैं, एक साथ ही कमेंट करेंगे, सब एक साथ हैं। और हम बैक स्टेज खूब बात कर रहे हैं, कड़ी नजर बनाए हुए, एक एक कमेंट पे उनके एक एक वर्ड पढ़ रहे हैं। और मैं कहना चाहूंगा कि उधर से जो हमारी बहन मोना अली जी है, वो हमारे को सारी आपकी रूपरेखा बताती जा रही है। और एक एक चीज पे हम कड़ी नजर बनाए हुए हैं, पूरी बैक स्टोरी बताई गई है। मैंने पूरे दिन केस को समझा है कि मामला क्या था, मैंने बड़ा टाइम लगाया रामे उसके साहब, ऊपर। और रामे उसके साहब बाद में सर, मैंने रियलाइज किया कि मामला क्या है जी। रामे मैं साहब सर, पूरी तरह आपको से एंटी मालूम हूँ, है, आप ये ना सोचें कि आपको अकेला छोड़ दिया गया है। और मैं सुबह से शाम तक इसी हवाले से मैं बात कर रहा था, जब उन्होंने कम्युनिटी पे क्या लिखा, किसने कैसे धमकी दी जा रही है। और वो नॉर्मल जो छोटे मोटे अक्षर मच्छर हैं। और वो मैं उस चैनल वाले भाई को भी कहना चाहूंगा कि भाई, हम इधर 140 करोड़ लोग हैं, अगर एक एक कॉमेंट कर दिया तो कॉमेंट के नीचे दब के मर जाएगा, लेकिन हम तुमको प्रमोट नहीं करना चाहते। रामे साहब सर, आपने सुना होगा जैसे वो कहते हैं ना कि बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना। अब जो जी साहब की जिंदगी की बात हो रही है, अब सुबह सुबह वो कुछ प्यार भरी मोहब्बत भरी एक बड़ी दास्तान लिखते हैं, साथ में उनका लिंक शेयर करते हैं। अच्छा, ना पहले हमने कभी उनका चैनल देखा और ना आप देखते हैं, जरूरत नहीं है, क्योंकि ना उनका इंडिया की आवाम से कोई ताल्लुक है, ना उनका कोई पाकिस्तान की आवाम से ताल्लुक है, ना उनको इंसानियत से कोई लगाव है, ना ही किसी के साथ उनको कोई हमदर्दी है। सिर्फ और सिर्फ एक दुकान चमकानी, और हमेशा एक दुख भरा अगर कोई एक आदमी है जिसके ऊपर जुल्म हो रहा है, तो उसके अपोजिट चल रहे होते हैं वो। अब मुझे नहीं समझ आती कि उनको तकलीफ क्या है। भाई, अगर इतना शौक है, अगर इंडिया में जो जुल्म होता है, ज्यादती होती है, तो जाओ इंडिया में रहो, और फिर पता चले कि हाँ, आप बहादुर आदमी हो और इंडिया में रह के आप मुकाबला कर रहे हो। अगर तकलीफ है पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान में आओ, पाकिस्तान में रहो और मुकाबला करो कि पाकिस्तान में जुल्म हो रहा है, तो मेरा सीना हाजिर है, मैं खड़ा हूँ। इतना दूर जाके अच्छा बैठते हो, खैर, अपने मुल्क में रहते नहीं हो। मैं आपको मजेदारी की बात बताऊं, मैं यहाँ पे बात नहीं करने वाला था। वो जो मोहतरम, एक मोहतरम से जो गालियां दिया करते थे इसी तरह से, वो जब आए तो मैंने उनसे कहा, अदालत में आए, टाकरा हुआ, पहले भी कई दफा आए, तो मुनासिब नहीं लगता अदालत में बंदा इस तरह की कोई बात करे, क्योंकि अदालत में तो वकील शेर ही होता है, वकील तो वैसे ही शेर होता है, तो अदालत में तो फिर और ही मामला होता है। तो मैंने जब उनसे पूछा, तीसरी चौथी दफा जब उन्होंने वही हरकत की ना अदालत में आकर, तो मैंने एक दफा उनसे पूछा कि यार, आप बड़ी बातें करते हो, तो अभी मैं आपके सामने खड़ा हूं, मैंने कोई आपको बदतमीजी की यार? तो उसने ना थोड़ा सा ऐसे कॉलर खोल कर ना, शायद भाई इसी तरह से हरकत करने की शुरू की। मैंने यकीन करें दबा के जब रखी ना कान के नीचे, उसके बाद वो यूट्यूब पे नजर नहीं आए। बात मुख्तसर करने की यही है कि अब ये सारा जो हम बन रहे हैं, इसी वजह से वो विक्टिम बन रहे हैं कि हमें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारे लिए तो वो पता नहीं, मुझे तो जो आपने बात की ये पता ही नहीं है वो कौन से इलाके की सेलिब्रिटी है। मैंने एक दफा उनसे पूछा भी था कि आप कौन सी सेलिब्रिटी है, किसने आपको सेलिब्रिटी बनाया? बहरहाल बात यह है कि उन्होंने जिस तरीके से आपने बात की कि टारगेट किया गुलाम हैदर को और बहनों को, उसकी वजह से हमने बाइकाट उनको किया है। और मेरे ख्याल में ये सारी चीज इंडियन हमारी बहनों को भी और हमारे जितने भी लोग इस केस के साथ जुड़े हैं उनको समझना चाहिए, और जहाँ पे सर, हमारी बैक होती है उस चीज को अप्रिशिएट भी करना चाहिए कि ये एक स्टेप लिया गया। तो बिल्कुल सर। ये जी जी बिल्कुल। और बाकी हमारा उनसे कोई जाति किसी किस्म का नहीं है, वो चाहे जो जिस तरह से मर्जी लगे रहे, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता जी। सर, बिल्कुल, बिल्कुल आपने बजा फरमाया। अभी वाइंड अप करेंगे, सिर्फ एक जुमला मैं अदा करूँगा। देखिए, सीमा हैदर की वजह से बहुत सारे लोग जुड़े हैं। कई लोग ऐसे जैसे कमेंट भी कर रहे हैं, उनके कमेंट पढ़ के भी हँसी आती है। अगर आप धर्म के खिलाफ बात नहीं करेंगे, आप हमारे मुल्क को और हमें गाली नहीं देंगे, तो हम आपको ब्लॉक नहीं करेंगे, आपको कमेंट करने की भरपूर इजाज़त है, आप दिल खोल के बात कर सकते हैं। आप सीमा के हक में करें, गुलाम हैदर के खिलाफ करें, लेकिन गाली, मज़हब और मुल्क के बारे में आपको इजाज़त नहीं है। चाहे आप इंडिया के बारे में भी खिलाफ बात नहीं कर सकते, पाकिस्तान के खिलाफ भी बात नहीं कर सकते। बाकी ये कि चलो एक बहाना बना लोगों को साथ जुड़ने का, तो इसलिए हम रिस्पेक्ट के दायरे में, इज्जत में के दायरे में रह के इंडियन मैन के साथ एक तवील अरसे तक
ये केस निमट भी जाएगा तब भी किसी ना किसी तरीके से हमारा वास्ता रहेगा। तो हम एक दूसरे के दिल खराब नहीं करना चाहते, इज्जत खराब नहीं करना चाहते, और हम इज्जत का जो ये रिश्ता है हमेशा कायम रखना चाहते हैं। उम्मीद है कि आप सब इसी तरह जिस तरह जुड़े रहेंगे और ये गुलाम हैदर का मसला जो बहुत जल्द हल होगा। कल फिर फैसल भाई के या फिर उसके बाद रामे साहब के चैनल पे इंशाल्लाह साथ होंगे, इसी तरह गुफ्तगू करेंगे। जो आपकी क्वेरी हो आप बता दिया करें कि किस मौजू पे आप जानना चाहते हैं, हम वो भी आपके सामने रखेंगे। कुमार साहब। बिल्कुल बिल्कुल, मैं लास्ट बात करूंगा शायद भाई, हमने बैकडोर ये भी कोशिश की कि वो मतलब अपने आप को दुरुस्त कर लें तो ये नौबत ना आए, लेकिन खैर अब वो वक्त गुजर गया। अब उनका जो भी किरदार है वो उनके साथ है, उनकी जो भी किस्मत उनके साथ है। हम अपना काम जारी रखेंगे और इंशाल्लाह करते रहेंगे, और आगे भी इस तरह की चीज को कहीं कोई इशू होगा हमारी बहनों के लिए, हमारे भाइयों के लिए, इस चीज पे हम स्टेप लेते रहेंगे। लेकिन एक चीज पे कहा जाता था कि जी आप करते नहीं है। तो आप देख लें जिस दिन शायद भाई आपने नहीं लिया, मैंने नहीं लिया, शायद साहब ने नहीं लिया, फैसल साहब ने नहीं लिया, वो पाकिस्तान के तमाम प्लेटफॉर्म से फारिग हो चुके हैं, ठीक है। और उससे पहले जब तक का थोड़ा बहुत होता था तो वो हर प्लेटफॉर्म पे वो मौजूद होते थे। तो ये सिर्फ हुआ है तो ये 4-5 लोगों की एफर्ट्स की वजह से ये चीज हुआ है, और आगे भी इंशाल्लाह हम ये सिलसिला जारी रखेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। आपका माइक बंद है सर, माइक बंद है कुमार साहब, आपका माइक बंद है। मैं आपसे वादा करता हूं कि इंडिया के किसी चैनल पे नहीं आएगा, उसकी शक्ल देखने की नहीं मिलेगी, चाहे को कमेंट करे, चाहे कुछ करे, वो रोए धोए कुछ करे, बस ऐसे आदमी की जगह वो उसने खुद ही अपना फैसला खुद किया है। वो देखो, वो उसको हम साइको कहें, क्या कहें, इंसान कहें, हम वो उसके बस वो समझ गया होगा। और उसने, मैं आपको एक बात मैं बता देता हूं कि उसने किसी को नहीं बख्शा। उसने हमारी मुस्कान बहन के, जो हमारी सरिता बहन थी, उसने मेरे को मना किया था। मैंने उससे बोला कि मुस्कान बहन से बात कर ले कि मैं आपको ऑडियो भेजता हूं, जो 8 दिन पहले उन्होंने भेजा था, जो इतना गंदा और अश्लील मैसेज भेज रखा था ना उसने, जबकि वो उसको भाई भाई कर रही थी। तो ऐसे इंसान को हम क्या अधिकार है? इसलिए हम अपनी मुस्कान बहन से थोड़ा सा खफा थे, और आज उनको एहसास हो गया होगा कि अनिल भाई सही बोल रहा था। और मुस्कान बहन, मैं आपके इस चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि फयाज रामे साहब हमेशा बहन बेटियों की इज्जत करते हैं, और जो आपको बोला गया है उसका बदला हम सोशल मीडिया के माध्यम से जरूर लेंगे। जी मैं आपसे विदा चाहता हूँ। जी चले बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। इंशाल्लाह कल फिर लाइव होंगे किसी भी प्लेटफॉर्म पे। रामे साहब आपका बहुत शुक्रिया। आज आपको थके थके लग रहे थे, आप सो के उठे हैं या सर कोई और वजह थी? मेरी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी शायद भाई, माजरत आज, बस वो इसलिए मैं आपको थोड़ा लेट भी ज्वाइन किया इंशाल्लाह, लेकिन नेक्स्ट टाइम हम इस पे रखेंगे। और मैं जितने भी आपके प्लेटफॉर्म से लोग जुड़े हुए हैं उनसे यही कहूंगा कि ये जिस तरह से आपने बात की, ये केस खत्म भी हो गया, तो इंशाल्लाह ये जो 15-20 हजार लोग जुड़े हैं, हम इनके लिए इसी टॉपिक पे किसी ना किसी टॉपिक पे बात करते रहेंगे। और हमारा मकसद सिर्फ तमाम दोस्तों को रिस्पेक्ट देना है और कुछ भी नहीं है। और मैं जाते जाते शायद मैं ये बात करूंगा, ये जो जिन मोहतरम के बारे में बात हो रही थी, हमारी तो ये कोशिश थी कि बैकडोर रिकंसिलिएशन हो और सब एक प्लेटफॉर्म पे आए, लेकिन उनकी किस्मत कि कल तक वो हर प्लेटफॉर्म की जीनत होते थे, आज अपने किरदार की वजह से कोई उनके साथ बैठना पसंद नहीं कर रहा। तो ये बात उनको भी सोचनी चाहिए कि वो किस स्टेज पर जाकर, कल तक वो हर कोई उनको अपने साथ लेना चाहता था, शायद भाई, मैं, डॉक्टर साहब, सारे दोस्त, लेकिन आज उनकी अपनी वजह से, किसी और की वजह से नहीं, अपनी गुफ्तगू की वजह से, जिस तरह से गुलाम हैदर को उन्होंने टारगेट किया, जिस तरह से, और ये सारी बातें शायद भाई ने भी उनको काउंसलिंग करने की कोशिश की, मैंने भी समझाई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नहीं समझ सके। इन फ्यूचर कभी ना कभी उन्हें ये बात समझ आएगी। और इसी तरह से जो हमारी बहनें थी, उनको भी मैंने ये कहा कि आप बैकडोर यहाँ पे, बल्कि सेटलमेंट भी करवाई, लेकिन उन्होंने भी कहा कि नहीं, कंट्रोवर्सी फैलते रहे तो मजा आएगा ज्यादा। तो हमने तो दोनों तरफ जहाँ तक हमसे रोल प्ले हो सकता है हमने किया, और आइंदा भी करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया शायद भाई आपका। जी सर बहुत बहुत शुक्रिया। आप देखने सुनने वालों का बहुत शुक्रिया। गौतम भाई आपका खास तौर पर शुक्रिया। बाकी जितने लोगों ने कमेंट्स किए उनका शुक्रिया। ये हम अगर मसाइल को मजीद बढ़ाएंगे, नुक्ताचीनी करेंगे, तनकीद करेंगे, तो मसाइल बढ़ेंगे। पाकिस्तान में भी मामला है, आपको पता है, और इंडिया में भी मामला है, हमें पता है, लेकिन हमने कीचड़ नहीं उछालना है दूसरे के ऊपर। रेस्पेक्ट के लेवल में रह के एक दूसरे से जुड़े रहेंगे, मामला बेहतर भी हो सकते हैं। सर हमारा कंसर्न ही नहीं है शायद भाई, आपका वो कैलिबर ही नहीं है ना मेरा कैलिबर है। हमारा यहाँ पे कंसर्न है गुलाम हैदर, तो वो कुछ भी मोहतरम कहीं मुझसे फर्क ही नहीं पड़ता। मुझे तो बहुत सारे लोग गालियां भी देते हैं, बददुआएं भी देते हैं, दुआएं भी देते हैं, बहुत कुछ करते हैं। तो आप हम हर किसी को जवाब देना शुरू कर दें राह चलते, तो फिर तो हमने कर लिया काम। हम जो अपना काम है वो करते रहेंगे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ अलबत्ता उन्होंने पूरी दुनिया की नजर में अपनी क्रेडिबिलिटी लूज की है, और आज उनके साथ कोई सलाम लेना पसंद नहीं कर रहा।
और कोई उनको अपने प्लेटफॉर्म पे नहीं बुलाना चाह रहा। ये बात अभी नहीं, थोड़े अरसे बाद उन्हें समझ आएगी और उस वक्त वो इस चीज को रियलाइज करेंगे कि यहाँ पे पाकिस्तान में जितने भी दोस्त थे वो उनके भी वेल विशर थे और हमारी बहनों के भी वेल विशर थे, क्योंकि हम सबको साथ लेकर चलना चाह रहे थे। हमारा मकसद सिर्फ गुलाम हैदर के बच्चे था, लेकिन यहाँ पे कुछ और कंट्रोवर्सीज फैलना शुरू हो गई जिसका हम हिस्सा नहीं है। हम अपना काम जारी रखेंगे। बिल्कुल सर, पहले भी लोगों ने कीचड़ उछाला आप पे, डॉक्टर साहब के ऊपर, और बहुत सारे लोगों के, तो उनको क्या मिला? आज भी उनको वही औकात थी, वो हमेशा भी वही रहेगी, पहले भी वही थी, और इसी तरह ये हमारी जो बातचीत है इंशाल्लाह जारी रहेगी। आप सबका देखने वालों को शुक्रिया। बातें जितनी भी करेंगे रात हो जाएगी, बल्कि रात ढल जाएगी, बात खत्म नहीं होगी। तो कल इंशाल्लाह मजीद बातें करेंगे आप सबसे। आपका सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।